हॉरर का ये जॉनर का प्यार ये कहाँ से आ गया? ओल्ड दिल्ली में गली कासिम जान के अंदर एक मोहल्ला पड़ता है जिसको कहते हैं दवाई टोला। मजे की बात ये थी कि उनका क्लिनिक ठीक रात को 12 से 3 बजे तक खुला करते थे। मरीजों की लाइन लगती थी क्योंकि अपेरेंटली ऐसा कहा जाता है उनकी दवाई उससे ब्रेन ट्यूमर के लोगों में भी फर्क पड़ा था। कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई उनके साथ किसी जिन का वो था जो उनको ऐसी एक शिफा दे रखी थी, ऐसा एक हाथ में वो दे रखा था कि जो वो दवाई देते थे वो काम करते। कहते हैं उसके बाद ये क्लिनिक बंद हो गया। डॉक्टर साहब कहाँ गए, उनकी फैमिली कहाँ गई, किसी को नहीं पता। तो वो एक कौन सी कहानी है जिसने रोंगटे खड़े कर दिया आपके? तो ऐसे एक इंजीनियर की कहानी है जो कॉफी प्लांटेशन के आसपास घर ढूंढ रहा था। तो किसी ने उसको एक 2 फ्लोर का बंगलो दिखाया, भाई ये बंगलो है आपके बजट में। उसने वो ले लिया। एक दिन जब उसको ऑफ डे था, वो अपने घर में बैठा हुआ है, अचानक उसकी नजर सामने वाले पार्क में पड़ी। उसमें लेफ्ट वाले स्विंग पे बच्चा बैठा हुआ है, बस बैठा है और इसी को घूर रहा है, कंटिन्यूअसली घूर रहा है। थोड़ा सा अजीब सा लगा, ठीक है, अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद जब क्यूरियोसिटी हुई, झांक के देखने की कोशिश की, बच्चा आया। 2 दिन फिर गुजर गए। फिर एक दिन डाइनिंग टेबल पे बैठ के कुछ खा रहा था, खाते खाते फिर उस बच्चे में नजर पड़ी। इस बार वो बच्चा झूल रहा था और उसको देख के अजीब सी स्माइल दे रहा था। उसने सोच लिया कि आज तो मैं इसको पकड़ के रहूंगा, कुछ भी हो जाए। उसके पीछे भागा कि आज नहीं छोड़ूंगा इसको। जैसे उसके पीछे 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 भागते उसने राइट लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर से अचानक से ऊपर से आवाज आई बच्चे के हंसने की। एक बहुत ही पॉपुलर आरजे रह चुके अहमद फराज, जो कि हैं एक इनक्रेडिबल स्टोरी टेलर, आज हम उनके साथ हैं और हम बहुत सारे हॉरर किस्से सुनेंगे उनसे। तो चलिए शुरू करते हैं हॉरर कौन प्रेजेंट्स आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट। आदाब, सलाम, नमस्ते। वेलकम टू आंखों देखी ऑन खूनी मंडे। मैं हूं लव गुरु आपके साथ। पहले लव गुरु, और ये थी बहुत ही प्यारी आवाज अहमद फराज की। एंड थैंक यू अहमद हमें ज्वाइन करने के लिए आज खूनी मंडे के एपिसोड पर। थैंक यू। अहमद बहुत ही पॉपुलर आरजे रह चुके हैं, हम सब बड़े हुए हैं रातों में लव गुरु को सुनते हुए कि लव गुरु आज क्या टिप दे रहे हैं। तो लव गुरु जी, आप मुझे ये बताइए कि इतनी प्यारी प्यारी बातें करते थे आप रेडियो पे, और उसके बाद हॉरर का ये जॉनर का प्यार ये कहाँ से आ गया? ओके, देखिए, प्यारी बातें ऑब्वियसली क्योंकि वो प्रोग्रामिंग का डिमांड था और हमें उसी तरह का प्रोग्राम बनाना तो ऑब्वियसली था। बट हॉरर का जो प्यार है वो हमेशा से था। हॉरर मूवीज देखना, हॉरर के बारे में बात करना, और ख़ास तौर से पहली स्टोरी टेलिंग जो हम अपनी लाइफ में करते हैं ना, वो अपने कजन्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, या अपने नाना नानी जो है वो हमें कहानी सुना रहे हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट एक्सपोजर वी गेट फॉर स्टोरी टेलिंग। तो मेरा एक आई वॉज फेमस इन माई सिबलिंग्स कि मैं कहानी सुना के डराऊंगा। तो वो अब मैं कहानी अपने मन से बनाया करता था। उस वक्त कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं होती थी, कुछ वो नहीं होता था। तो मैं अपने मन से बैठ के जो जो कहानी दिमाग में आई मैं वो बना दिया करता था, और उसमें एक आध जंप स्केयर डाल के मैं अपने कजन्स को डराया करता था। वहां से एक हॉरर का प्यार जो है मन में था हमेशा से। बट उसको कैसे एक्सप्लोर करना है, आगे कैसे करना है, क्या कर सकते हैं उसके साथ, कभी नहीं पता था। थैंक्स टू कि अभी ये डिजिटल के ज़रिए से, पॉडकास्ट के ज़रिए से जो एकदम से हॉरर स्टोरीज को बाहर लाने का मौका मिला है, और आप जैसे हॉरर एंथुसियास्ट के साथ बैठ के बात करने का मौका मिल रहा है हॉरर के बारे में, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडस्ट्री के लिए भी। तो वो प्यार हमेशा से था यार। मतलब वो कभी ऐसा नहीं था कि वो किसी ने इंड्यूस किया है या कुछ देख के मैं पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। तो वो था बिकॉज बहुत सारी बुक्स मैंने कोई ऐसी बचपन में ना पढ़ी, और ना हम ऐसी फैमिलीज में से थे कि हमें बहुत ज़्यादा बुक्स का एक्सपोजर हो। बट क्योंकि मैं ओल्ड दिल्ली में बॉर्न हूँ और क्योंकि मेरा बचपन वहीं गुजरा है दिल्ली 6 में, इसको हम बल्ली मरान गली कासिम जान दिल्ली 6 बोलते हैं। तो वहाँ हमेशा से इस तरह की कहानियां जो हैं और इस तरह के किस्से जो हैं वो हम रोज के रोज सुनते आए थे। एक कोई किस्सा मुझे बताओ ना उसका। ठीक है, तो ओल्ड दिल्ली में गली कासिम जान के अंदर एक मोहल्ला पड़ता है जिसको कहते हैं दवाई टोला। वो दवाई टोला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ हकीम साहब कोई बैठा करते थे जो दवाइयाँ दिया करते थे, पुड़िया दिया करते थे। अब कहते ये हैं कि वो हकीम साहब भी किस तरह से दवाई देते थे, कैसे देते थे, कुछ नहीं पता। बस वो नफ्स देखते थे और अपने कंपाउंडर को बुलाते थे और उसको कुछ कान में बोला करते थे। कंपाउंडर एक
दूसरे कंपार्टमेंट में जाता था, कुछ पीसने पासने की आवाज़ आती थी अपेरेंटली, और एक पुड़िया बना के लाके डॉक्टर साहब को दे दिया करता था। डॉक्टर साहब वो पुड़िया जो है वो हाथ में देते थे और बोलते थे इतने इतने बजे ले लेना। और जो पैसे जिसने दे दिए वो पैसे उन्होंने लिए, उनके टेबल पे एक बोरी रखी होती थी, वो उन्होंने बोरी के नीचे डाले और भूल गए। जब रात को, जब एक्चुअली उनको क्लिनिक बंद करने का टाइम होता था, तो क्लिनिक बंद करते वक्त वो बोरी उठाई, बिना देखे उन्होंने हाथ घुसाया, जो पैसे हाथ में आए वो बोरी नीचे करके अपना हाथ में डाल के चले गए। मजे की बात यह थी कि उनका क्लिनिक ठीक रात को 12 बजे खुलता था। अच्छा, उससे पहले नहीं खुलता था, और वो क्लिनिक हर रोज 12 से 3 बजे तक खुला करते थे, रात के। और मरीजों की लाइन लगती थी, क्योंकि अपेरेंटली ऐसा कहा जाता है, और ये मेरे से बहुत पहले की बात है, मतलब माय फादर वाज अबाउट 3-4 इयर्स ओल्ड, उस वक्त की बात है। कहा जाता है कि उनकी दवाई या जो भी वो चीज़ दिया करते थे, उससे ब्रेन ट्यूमर के लोगों में भी फर्क पड़ा था। कि अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है, जो कि उस वक्त इतना नहीं पता लगता था, बिकॉज वो इलाका इतने वेल टू डू लोगों का नहीं है, आज भी वहाँ बहुत हम्बल बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। तो एक्सरेज या MRIs या उस वक्त था भी नहीं। तो अब किसी को अगर दिमाग में रह रहे के दर्द है या कुछ है, हो सकता है ब्रेन ट्यूमर हो सकता है कुछ और हैमरेज हो, कुछ भी हो, उस लेवल के मरीजों का उन्होंने इलाज किया, जिनका इलाज कोई अस्पताल, कोई डॉक्टर नहीं कर पाया। सिर्फ एक पुड़िया उस डॉक्टर की, और वो मरीज ठीक हो जाता था। अब वो ठीक 12 बजे अपने जो लैम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करता था पहले, उस पे आते थे। वो मेरे फादर बताते हैं, वो ग्रीन कलर का एक स्कूटर हुआ करता था, खट 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 खट। वो सीधा ठीक 12 बजे वहाँ उन्होंने क्लिनिक के सामने रोका, शटर उठाया, और जितने लोग हैं उनको एक एक करके उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। फिर सुनने में आया कि भाई उनका जब बेटा बड़ा हुआ, तो उसने देखा कि भाई मेरे फादर जो हैं वो बोरी के नीचे हाथ डाल के कुछ पैसे निकालते हैं, इसका मतलब उसमें वो बहुत सारे पैसे हैं। ड्यू टू सम रीज़न जो भी था, ही ब्रोक इनटू द क्लिनिक एट वन पॉइंट, और उसने बोरी के नीचे के सारे पैसे निकाल लिए। कहते हैं उसके बाद ये क्लिनिक बंद हो गया। डॉक्टर साहब कहाँ गए, उनकी फैमिली कहाँ गई, किसी को नहीं पता, बस बंद हो गया। और कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई उनके साथ किसी जिन का वो था, जो उनको ऐसी एक शिफा दे रखी थी, ऐसा एक हाथ में वो दे रखा था कि जो वो दवाई देते थे वो काम करती थी। तो इसलिए दवाई टोला उसका नाम पड़ा। और किस्सा एक्चुअली दवाई टोले का ये नहीं था, और भी है वहाँ पर। अच्छा। सो अब दवाई टोले में पुरानी दिल्ली मशहूर है पतली पतली गलियों के लिए। वहाँ दवाई टोले में एक आखिर में बिल्कुल जब मोहल्ला ख़त्म होता है, एक गली शुरू होती है जो इतनी बड़ी है कि अगर आप वॉक कर रहे हैं और सामने से कोई साइकिल या बाइक आ गई, तो वॉकिंग वाले को कहीं चढ़ के या साइड में होना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं निकल सकते। इट्स दैट नैरो। उस गली में आप चलते चले जाएं, बिल्कुल आखिर में जैसे ही वो गली एल शेप लेती है, यहाँ कॉर्नर पे एक मकान है एल शेप का, जो कितने टाइम से बंद है उस मोहल्ले में रहने वाले किसी इंसान को नहीं पता। यहाँ तक कि उस मोहल्ले में मेरे नाना ने घर लिया था when my mother was not even born. So about 70 years back की बात कर रहा हूँ मैं। और वहाँ लोगों ने उनको बोला था कि आप इस मोहल्ले में वो कोने वाला मकान मत लो, क्योंकि कहते हैं इस पूरे मोहल्ले में कुछ गड़बड़ है। अच्छा। तो मेरे नाना बोला हम भी देखें कौन सी गड़बड़ है। हाँ। क्योंकि मेरे नाना के जो बड़े भाई थे, हाँ। वो तावीज़ दिया करते थे। अच्छा। मतलब ये कहा था कि वो जिनों को कब्जे में करके, जिन जैसे किसी पर पोजेशन हो गया या कुछ हो गया, उसको उतारा करते थे और तावीज़ दिया करते थे। तो मेरे नाना बोले हम भी देखें भाई कौन सा असर है, क्या है। तो उन्होंने घर खरीद लिया। अब वो जो घर है वो उनके खरीदने से पहले से बंद है। सो तकरीबन 80-90 ईयर्स से वो शायद बंद है। उस पे ताला आज तक भी, वो पुराना वाला ताला जो दिस बिग ताला जो लगता है, जिसमें 2 चाबियां आप लगा के खोलते थे, वो वाला ताला है। और उस घर का नाम काशाना है। काशाना, हाँ काशाना। इन फारसी और उर्दू का मिक्स एक वो है, जिसका नाम ही आशियाना घर के पर्सपेक्टिव से पड़ा है। तो काशाना में जो ये वाली वॉल है, जो एक एक एल शेप की गली में निकलती है, इसमें एक छोटा सा पहले
आंगन सब घर में होता था और आंगन से एक होल खोला करते थे फॉर द वेंटिलेशन पार्ट, ठीक है। तो वहां से अगर आप गली में जा रहे हो तो आपको दिखेगा कि एक पेड़ की कुछ पत्तियां दिखती हैं। लोग जो ऊपर रहते हैं, जो छतों से देखते हैं, उनका कहना है कि उस आंगन में बीच में नीम का पेड़ है। उस घर के आंगन में बीच में नीम का पेड़ है जो 12 महीने एक जैसा रहता है, ना पतझड़ होता उसमें अपेरेंटली, ना कुछ होता। और एक कोई औरत है जो कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कुछ नहीं पता। उसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी बिकॉज इतना बड़ा घूंघट पहन के आती हैं। एक बड़ी सी झाड़ू उनके पास होती है, एक झोला होता है। वो आती हैं, आज भी वो आती हैं, और किस वक्त आती हैं, किस दिन आएंगी, किसी को नहीं पता है। वो आएंगी, कभी कभी किसी ने साइड किया है उनको, वो दरवाज़ा खोलेंगी, अंदर जाएंगी, दरवाज़ा अंदर से बंद होगा और मुश्किल से 1-1.5 घंटे बाद वापस आके दरवाज़ा बंद करके चली जाएंगी, जैसे सफाई करने आई। ठीक है। अब क्योंकि वो गली इतनी नैरो है तो उनके सामने की लेन में जितने घर हैं, जितने लोग रह रहे हैं, उनको कई बार उस घर से आवाजें आई हैं, जैसे महफिल जमी हुई हो, महफिल में लोग बैठे हों, शादी का माहौल है, लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, या कभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, या कभी रोने की आवाज़ें आती हैं, या कभी बच्चे की आवाज़ आती हैं, कभी जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा हो, इस तरह की आवाज़ें आती हैं। लेकिन घर में रहता कोई नहीं है। जो लोग उनके आसपास के घरों में छतों पे देखते हैं, उनका कहना यह है कि आंगन से जितने आपको कमरे दिखेंगे, सबके दरवाजे बंद हैं, सब पे जाले लगे हुए हैं, सब पे धूल है। आपको पता लग जाएगा कि बहुत वक्त से ये बंद है। और एक नीम का पेड़ है बिल्कुल बीचों बीच उस आंगन के। उस घर में क्या है, क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। लेकिन उस घर में के आसपास जाने से लोग कतराते हैं, और ख़ास तौर से रात को। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, व्हेन आई वाज अबाउट 11 years old। तो हम लोग दूसरे ही मोहल्ले में रहते थे। यहाँ मेरे मामा रहा करते थे, मेरी नानी का घर बेसिकली। तो मेरी माँ ने बोला कि मैंने ये कढ़ी बनाई है, जाके मामू को दे आओ। मैंने ओके। मैं निकल गया। मैं जैसे ही पतली गली में घुसा हूँ तो बिल्कुल अंधेरा, और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और उस वक्त 11-12 साल का बच्चा क्या होता है यार, मतलब मुझे बहुत डर लगा। और आपको पता था कि वो घर ऐसा हाँ है? वो बचपन से हमने कहानियां सुन रखी थी। और मैं उस वक्त, एक तो बिल्कुल अंधेरा और उसी गली के कोने में वो घर, मैं उस वक्त नहीं समझ पाया मैं क्या करूं। मैं बहुत देर वहां खड़े होकर सोचता रहा। फिर एक कोई साहब आया, शायद गली में रहते थे। मैंने कहा इनके पीछे पीछे हो लेता हूँ। वो आगे आगे चल रहे, मैं पीछे पीछे कर रहा हूँ। वो अंधेरे में कहाँ चले गए मुझे नहीं पता, शायद किसी घर में घुस गए, क्या है। मैं अंधेरे के बीच में खड़ा हूँ, इधर अंधेरा उधर अंधेरा। अब ना तो मैं इधर जा सकता ना उधर जा सकता है ना। एंड आई रैन। जब मैं भाग रहा था तो मुझे पीछे से किसी के भागने की आवाज आई, जो मेरे पीछे भाग रहा है। और मैं चिल्लाते हुए, चीखते हुए, रोते हुए भागा हूं, और सीधा अपने मामू के घर के दरवाजे के बाहर आके मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया और मैं अंदर घुसा हूं, रोता हुआ। क्योंकि मुझे ऐसा, फिर मेरे मामू और मेरे कजन भाई दोनों मुझे घर छोड़ने गए थे। तब मैं जा पाया था, वरना मैंने मना कर दिया कि मैं अब घर नहीं जाऊंगा। तो क्या थ्योरीज निकाली थी आपने कि जिन रहते हैं वहां, जिनों का परिवार? देखिए, कहा तो यही जाता है कि जब बहुत टाइम तक कोई घर बंद हो तो उसमें जिनों के असरात तो हो जाते हैं। इनफैक्ट इस्लाम में एक बिलीफ है कि अगर आपका अपना घर बहुत वक्त तक बंद है, अब बहुत वक्त 10 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, आप जब घर में घुसें तो सलाम करके घुसें। अच्छा। क्योंकि आपको नहीं पता लेकिन वहां है। तो ये बेहतर है कि आप जब घर में घुसें कुछ वक्त बाद तो सलाम करके घुसें। तो मतलब अगर जैसे मैं अब कोई घूमने जाऊं नेक्स्ट ट्रिप पे, मैं और मेरी वाइफ वापस आके पहले सलाम। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये बिलीफ है इस्लाम में, और इनफैक्ट मैं करता हूँ, आई फॉलो दिस। मैं, अगर हम लोग कहीं बाहर गए हुए होते हैं, या 10 दिन के लिए मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी नहीं है, और हम दोनों ही ट्रैवल कर रहे हैं 10-15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो जब हम उसमें घर में घुसते हैं, खासतौर से मैं जब घुसता हूँ तो मैं सलाम करता हूँ। ये एक आदत बचपन से है। हाँ। तो क्योंकि ये वाली चीज़ें ना दिव्या, ये सारी फेथ और बिलीफ पे होती हैं। आप मानते हो तो ये एग्जिस्ट करती हैं, नहीं मानते हो तो नहीं। मैं मानता हूँ क्योंकि मेरे साथ इतने इंसिडेंट हुए हैं कि मैं मानता हूँ, इसलिए मैं सलाम करता हूँ। तो ऐसा कौन सा और इंसिडेंट हुआ है आपको जो ये मानने पे बिलीव करा देता है? देखिए, वैसे छोटे मोटे
एनकाउंटर्स काफ़ी हुए हैं, ओल्ड दिल्ली में ही हुए हैं, उसी घर के आसपास हुए हैं। कभी एक बाबा दिखते थे वाइट ड्रेस में, जो कभी घर के अंदर भी दिखे हैं, मामा के घर के अंदर। वो साइटिंग सिर्फ मैंने नहीं, मोहल्ले वालों में सबने करी है। अच्छा। हाँ, तो वो भी हुआ है। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा था जिसने मुझे हिला दिया था, और वो इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में, नहीं हुआ था वो हुआ था मेरे एक वेरी क्लोज फ्रेंड के नौ उत्तराखंड के फार्म हाउस पे। उस वक्त तो यूपी था, हाँ। एवरीथिंग वाज यूपी। हाँ। और ये मैं बात बता रहा हूँ, वही आई वाज अबाउट 10 years 11 years ओल्ड। एंड जो उनकी फैमिली है वो वो यूपी के ज़मींदार फैमिली है, काफ़ी उनकी बाग हैं, ज़मीनें हैं, खेती वगैरह होती है। सो वो यूपी के फार्मर कैटेगरी के आते हैं, जो रिच फार्मर्स होते हैं, और उनका काफ़ी बड़ा घर है यूपी में, एक जगह पड़ती है फलौदा, वहाँ पर फार्म हाउस उनका बना उस ज़मीन पर जो गवर्नमेंट ने उनको एज अ फार्मर अलॉट करी, हरिद्वार के पास। हरिद्वार के पास एक जंगल पड़ता है, इसको कहते हैं राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क में जब आप हरिद्वार की तरफ से एंटर करते हैं तो बहुत सारे गांव हैं छोटे छोटे, जिसमें से एक गांव है सिगरौटा, कहते हैं उसको। सिगरौटा से बेसिकली वो जंगल की ज़मीन और वो सब शुरू हो जाता है। तो सिगरौटा के पास, बिल्कुल सिगरौटा से लगे हुई, बहुत सारी ज़मीन फार्मर्स को दी गई कि आप खेती करें इसमें, आप इसमें मेंटेन करें इसको, क्योंकि उनको टूरिस्ट स्पॉट बनाने का भी वो होता है, ऐसे ही गवर्नमेंट करती है। तो उस टाइम उन्होंने अलॉट करा। तो मेरे फ्रेंड के फादर ने कुछ 5 बीघा 6 बीघा ज़मीन उन्होंने ली, जिसमें से एक पोर्शन में उन्होंने सोचा कि यहाँ फार्म हाउस बना देते हैं, पिकनिक पे आएंगे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, इट्स बी अ गुड फन। और मेरे फ्रेंड के दादा भी वो पढ़ के जो बांधा करते हैं और तावीज़ देते हैं, उनमें से हुआ करते। तो वो मेरे फ्रेंड के दादा भी यही करते हैं कि उन्होंने तावीज़ दिया, कोई बीमार है किसी को, उनको लगा कि जिनका असर है। और यूपी के गांव में तो बहुत ही होता है, वहाँ के किस्से तो बहुत हैं, उत्तराखंड के बहुत हैं। तो उन्होंने वो भी तावीज़ वगैरह देते थे। तो जब वो फार्म हाउस बना तो उसमें सिर्फ एक कमरा था जो सीमेंटेड था, एक कमरा उन्होंने बनाया सीमेंटेड। एक उन्होंने छप्पर डाला, जो गांव में छप्पर डलते थे वहाँ पे धूप में अपना बैठने के लिए एंड ऑल दैट। और एक और उन्होंने झोपड़ी सी बनाई विच वॉज टर्न आउट टू बी अ किचन टाइप्स, ठीक है। और उन्होंने फिर ऐसे फेंसिंग टाइप की करा दी। तो जो पक्का कमरा था, वो सीमेंटेड कमरा था, उसके दादा ने वो पढ़ के, अपने जो दुआएं और वो सब पढ़ते थे, वो पढ़ के उन्होंने बांधा था। खैर जब वो तैयार हुआ तो उनका फ़ोन मेरे फादर के पास आया कि भाई फराज को आप भेज दीजिए, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, मैं और सहवान जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे पिकनिक मनाने ऐसे ही जा रहे हैं। तो फैमिली फ्रेंड्स थे, सब कुछ था, तो कोई ऐसी वो नहीं हुई। आई वॉज टोल्ड टू गो। हम लोग मेरठ पहुँचे। मेरठ में हमारी एक जिप्सी तैयार थी, जिसमें खाने का सामान, चूल्हा, लालटेन, और वो पहले गैस के वो आते थे, वो सब लाइट के लिए, क्योंकि जंगल के अंदर ना लाइट, ना बिजली, ना कोई कम्युनिकेशन का साधन। तो हम ये सब सामान लेके पहुंच गए, मैं, मेरा फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के फादर और उनके कज़न। वो कज़न ड्राइव कर रहे थे जिप्सी। हम तकरीबन रात को कुछ 9:30-10 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। तो सिगरौटा गांव से जब बाग की तरफ टर्न लेते हैं तो 40 किलोमीटर अंदर आके वो फार्म हाउस था। और फार्म हाउस के राइट हैंड साइड के एज से मेन जंगल शुरू हो जाता था। तो आप जो पक्का कमरा था उसकी एक खिड़की से जंगल देख सकते थे आप। इट वॉज दैट क्लोज। खैर पहुंच गए। जब हम पहुंचे तो अपेरेंटली फॉरेस्ट ऑफिसर और उनकी कुछ टीम वहाँ वेट कर रही थी कि भाई वहाँ के विधायक साहब आ रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। तो विधायक साहब आ रहे हैं तो उनका वेलकम करेंगे। तो वो वहाँ पहुंचे हुए, अरे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। तो जो खाना 4 लोगों के लिए 3 दिन के लिए गया था, वो एक टाइम पे यूज़ हो गया, क्योंकि इतने सारे लोग आ गए। और खाना बनाया किसने? सिगरौटे गांव से एक हेल्पर आ जाया करते थे, उनका नाम था मनोज नाम था उनका, कि वो आके खाना वाना बना दिया करते थे। खैर साहब कोई बात नहीं, वो खाना ख़त्म हो गया, उस वक्त रात गुजर गई। मॉर्निंग में अंकल ने बोला कि बेटा मैं ज़रा अपने कज़न के साथ रुड़की जा रहा हूँ, हरिद्वार रुड़की जाएंगे, सामान भी लेके आएंगे और कुछ लोगों से मुलाकात करनी है। ठीक है, वो चले गए। तकरीबन दोपहर में मनोज के घर से कोई आया साइकिल पे कि भाई तुम्हारे घर पे तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब है, तुम्हें बुलाया गया है। तो उसने हमसे बोला कि भाई जी मैं बस यूँ गया और यूँ आया। तो मेरे फ्रेंड ने उसको बोला कि मनोज भैया जल्दी आ जाना,
अब्बा के आने से पहले, नहीं तो आपको भी डांट पड़ेगी, हमें भी डांट पड़ेगी, कोई बात नहीं, वो भी चले गए। अब आप इमेजिन करें, राजा जी नेशनल पार्क का जंगल, एक छोटा फार्म हाउस, 10-11 साल के लड़के अकेले उस पूरे जंगल में। खैर कोई बात नहीं, बैठे हुए, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हो गई, कोई नहीं आया, ना अब्बा आए ना मनोज आया। बिकॉज मनोज को लग रहा है कि अब तक अब्बा आ गए होंगे, अब्बा को लग रहा है मनोज तो है ही, लेकिन दोनों ही नहीं थे। हम दोनों वहां पर बैठे हुए। थोड़ी देर में पता नहीं क्यों मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार कमरे में चलते हैं, बाहर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, हम आंगन से कमरे में चले गए, चटकनी लगा ली और बैठ गए। कमरे में जाने के बाद सबसे पहले हमने चारों तरफ मोमबत्तियां जलाई और जो 2 लैंटर्न रखी थी वो जलाई लाइट के लिए। और मुझे याद है कि जिम कॉर्बेट की एक किताब थी जो मेरे फ्रेंड को पढ़ने का बड़ा शौक था, तो वो मुझे नरेट करके सुना रहा है जिम कॉर्बेट के किस्से। ये हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है। जिम कॉर्बेट के साथ तो बड़े सारे किस्से हुए हैं। जी एब्सोल्युटली। तो वो किस्से पढ़ रहे हैं, वो मुझे नरेट कर रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मैं बड़े मजे से सुन रहा हूँ। और जिस दीवार से टेक लगा के हम लोग बैठे हैं, उस दीवार पे ऊपर एक गन लगी हुई है। बिकॉज जमींदार हैं, पॉलिटिशियन हैं, गन्स, लाइसेंस गन्स होती हैं सबके पास, तो वहाँ एक गन लगी हुई है। हम दोनों आराम से बैठे हैं कि अचानक जो राइट हैंड साइड से जहाँ से जंगल शुरू होता है, वहाँ से हमें किसी गाड़ी की आवाज़ आई। वह आप इमेजिन करें, एब्सोल्यूट पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना कि अगर दूर 2 किलोमीटर कोई एक बॉल भी गिरा दे किसी प्लेटफॉर्म पे तो आपको आवाज आ जाए। और इतना अंधेरा कि दूर से जरा सी लाइट भी आपको चमक जाएगी। सबसे पहला थॉट ये आया, कोई लुटेरे बदमाश जो जंगल में छुप जाते हैं, थीव्स एंड ऑल दैट, वो तो नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सारी मोमबत्तियां बुझाई और हम अंधेरे में बैठ गए। इट वॉज अ मूनलेस नाइट, कुछ नजर नहीं आ रहा था। मजे की बात ये थी, इतने अंधेरे में पहली बात तो जंगल में कार नहीं चल सकती, तो कार की आवाज कैसे आ रही है, इंजन की आवाज आ रही है, वो कार है ट्रैक्टर है, कुछ नहीं समझ आ रहा था। और दूसरी बात, बिना हेडलाइट ऑन करे कोई कैसे चला सकता है इतने अंधेरे में। अच्छा, तो कोई लाइट नहीं थी? कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ आवाज थी। और धीरे धीरे वो आवाज करीब 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 आती रही और हमारी जो है बॉडी शेक होने लगी। और मुझे तो ऑब्वियसली ज़्यादा डर लगा, बिकॉज उसको आदत थी गांव में रहने की, जंगल में आने की और ऑल दैट। मुझे आदत नहीं थी, मैं पहली बार जा रहा था। तो मेरे तो आंसू ऑलमोस्ट टपकने शुरू हो गए थे। मेरे फ्रेंड ने ऊपर जो बंदूक रखी हुई थी वो उठाई और अपने पास रख ली और शेकिंग हैंड से उसको पकड़ लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मैं उसके पीछे छुप के बैठ गया और उससे विस्पर होकर बात करने लगा, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। अभी तक भी यही ख्याल था कि कोई बदमाश है, कोई लुटेरे हैं जो आए हैं लाइट देख के कि यहाँ से कुछ लूटने को मिल जाएगा। खैर वो आवाज़ आते 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 साफ हमें सुनाई दी कि वो फार्म हाउस के बाहर आके रुकी, गाड़ी बंद हुई, दरवाज़ा खुला, कोई उतरा, दरवाज़ा बंद हुआ। ये सारी आवाज़ें हमें आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो कमरे के दरवाजे की तरफ आने लगा। और हम बिल्कुल जैसे ये दरवाज़ा है, हम इससे और पीछे होके इस बैग अपनी इस वॉल पे लगा ली। दैट्स द नेचुरल रिएक्शन। और वो दरवाजे के पास आके रुक गए। फिर वो आवाज़ ऐसे चली और उसने पूरे रूम का चक्कर काटा और हमें आवाज़ पैदल की, पैरों की आ रही है और कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। इट वॉज पिच डार्क। वो पूरा चक्कर लिया। मतलब ऐसा एहसास हो रहा था कि फिजिकल एंटिटी है शायद कोई जो चल रही है, वो भी नहीं हो रहा था। यार देखो, 10 साल 11 साल के बच्चों को आप एंटिटीज फिजिकल वो नहीं समझ में आता, उनको ये समझ में आ रहा है कि कोई है, क्योंकि पैरों की आवाज आ रही है। और पैर जो है जिस चीज पे, जैसे पत्तों पे पड़ रहे हैं या पत्थर पे पड़ रहे हैं, या बिकॉज जंगल की जमीन कोई पक्का फ्लोर तो है नहीं कि आपकी आवाज नहीं आएगी। जिस चीज पे पड़ रहे हैं उसकी आवाज आ रही है और समझ में आ रहा है कि देयर इज समबडी वॉकिंग। और उसने एक चक्कर लिया, फिर दूसरा उल्टा चक्कर लिया, फिर स्पीड बढ़ी, तीसरा चक्कर लिया, एज इफ नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, एज इफ समबडी इज ट्राइंग टू एंटर द रूम बट जगह नहीं मिल रही।
उसको कोई जगह नहीं मिल पा रही एंटर होने की। और चारों तरफ से जैसे हम देखते हैं ना कि अच्छा ये दरवाजा बंद है तो दूसरा दरवाजा देखूं, पीछे का दरवाजा देखूं, हाँ। खिड़की देखूं, हर तरफ से वो चेक करने की कोशिश हो रही थी शायद हाँ। कि कहाँ से एंटर हो सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर उसके पास आके रुक गई आवाज दरवाजे के पास। हम बहुत देर खामोश बैठे रहे, फिर दौड़ 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 दरवाजा पीटने की आवाज आई। और उस वक्त मतलब यू नो आई गेट गूज़बम्स इवन थिंक अबाउट इट। उस वक्त लगा कि बस यहीं तक थी जिंदगी, यहीं तक थी जिंदगी, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। आवाज रुक गई और फिर थोड़ा सा कोई जोर से सांस लेता है तो उसकी आवाज आई। पता नहीं कहाँ से मेरे फ्रेंड के अंदर हिम्मत आई, उसने कांपते हाथों से बंदूक उठा के ऐसे पॉइंट आउट करके बोला, कौन है? बोलो नहीं तो गोली चला दूंगा। छोटा सा बच्चा, इसकी आवाज में कोई दम नहीं, कुछ नहीं बाहर से। और मैं वो आवाज डिस्क्राइब नहीं कर सकता देवे, मैं उसको मिमिक नहीं कर सकता, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट हमने सिर्फ इतना, एंड आई एम स्टिल यू नो शेकिंग, हमने सिर्फ इतना सुना, ऐसी जगह बैठे हो जहां कुछ कह नहीं सकते, बाहर आओ फिर बताते हैं कौन है। इतनी बड़ी लाइन, इतनी बड़ी लाइन। एंड आई एम स्टिल you know getting cold thinking about it, because वो आवाज, मैं ये नहीं कह सकता कि वो आवाज इंसानी थी, मैं ये नहीं कह सकता कि वो आवाज डिमोनिक थी, मैं उस आवाज को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और एक सेंटेंस एक आवाज ने नहीं बोला था, आवाज मिड सेंटेंस चेंज हुई थी। अरे बाप रे। हाँ। और उसके बाद तो फिर उसके हाथ से भी बंदूक छूट गई और हम दोनों एक दूसरे से बैठ के बस सिसकियों से रो रहे थे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, ऐ अल्लाह बचा ले, बचा ले। उस वक्त जो कुरान की आयतें, जो चीजें सिखाई थी मम्मी ने बचपन में, सब पढ़ डाली, बिकॉज दैट्स द नेचुरल रिएक्शन। आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, आयतुल कुर्सी पढ़ोगे, जो भी आपको आता है वही पढ़ोगे, वही नेचुरल रिएक्शन था। और उस वक्त समझ में आया कि भाई ये कोई मतलब कोई लुटेरा या इंसान टाइप की चीज तो है नहीं। और किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ, बहुत देर तक वो आवाज ऐसे टहलती रही। और यू नो एक गुर्राना भी नहीं कहूंगा मैं उसको, वो एक वो व्हेन यू पैंट, जब आप सांस फूलता है आपका, जब आप बहुत गुस्से में होते हो और आप कोई चीज करना चाहते हो, आप इरिटेट होते हो, जब पैंटिंग जो होती है फ्रस्ट्रेशन वाली, वो वाली थी। बहुत देर तक वो होता है ना। उसके बाद बाकायदा दरवाजा खुला है, कोई बैठा है, दरवाजा बंद हुआ है, गाड़ी स्टार्ट हुई है, और धीरे 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 वो आवाज हो गई। और हम उस वक्त इतने शॉक में थे कि हम एक दूसरे से लिपट के रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। आई थिंक वी फेंटेड, बिकॉज एक होता है बच्चे को किसी ने मारा तो रोया, बच्चे को लगी तो रोया, बच्चे से खिलौना छीन लिया तो रोया। ये कुछ और था। 2, 10, 11 साल के बच्चे वो चीज एक्सपीरियंस कर रहे थे जो शायद पूरी जिंदगी में लोग नहीं करते। तो हम जो रो रहे थे ना, वो रो भी नहीं रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि हमारी जान जो है वो निकल रही है। सिसकियों में सांस खत्म हो रहा था, ऐसे हो रहा था। और आई थिंक बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, बिकॉज ऑफ बीपी एंड ऑल दैट, शायद हम फेंट हो गए। क्योंकि उसके बाद मेरी आंख खुली, मुझे याद है, और अगेन दरवाजा पीटने की आवाज आ रही थी, और मेरा और मेरे फ्रेंड का नाम कोई पुकार रहा था, फराज सेबान कोई पुकार रहा था। और मेरी फेंट होके आंख खुली, मैंने सबसे पहले अपने दोस्त को उठाया और हम दोनों डरते हुए ही गए, पूछा कौन, तो फिर वहां से उसके अब्बा ने बोला, बेटा अब्बा खोलो जल्दी से, क्या हुआ। हमने दरवाजा खोला और हम उनसे लिपट के जो रोए हैं दिवे, मतलब वो क्या सवाल पूछ रहे थे, क्या हो रहा था, बस हम सिर्फ रोए हैं। मजे की बात ये नहीं थी, मजे की बात ये थी जब रोना रुका, पलट के देखा तो कमरे की हर मोमबत्ती, हर लालटेन जली हुई थी, जो हमने खुद बुझाई थी। वो सारी जली हुई थी, और उनमें से किसी ने नहीं जलाई थी, क्योंकि अब्बा और उनके फ्रेंड जो हैं वो हमें चुप कराने में लगे हुए थे। ऐसा तो नहीं था, बहुत सारे लोग थे, 2 ही लोग थे, और हमें चुप कराने में लगे। उनके फ्रेंड ने मुझे अपने पास बिठा रखा था, मुझे गले लगा रखा था, सेबान के फादर ने उसको गले लगा रखा था, और हमें प्यार से वो चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। बट लालटेन और मोमबत्ती सारी जली हुई थी।
और किस्सा यहाँ भी ख़त्म नहीं होता है। उस वक्त हमने जब उनको बताया तो पहला ख्याल आया कि बच्चों शायद तुम्हारी आंख लग गई थी, हो सकता है तुमने ख्वाब देखा हो। पर दो लोग सेम टाइम पे सेम ख्वाब कैसे देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस रात किसी तरीके से वो रात गुजरी, सोया तो कोई नहीं, वो रात गुजरी फर्स्ट रे ऑफ लाइट में सारे के सारे हम मिल के टूवर्ड जंगल गए थे ये देखने के लिए, क्योंकि जंगल का जो रोड भी नहीं कहूँगा मैं, जो भी रास्ता है वो मिट्टी से भरा होता है, वो घास होती है, मिट्टी होती है, तो अगर कोई कार उसमें चल रही है, कोई ट्रैक्टर चल रहा है तो निशान होंगे। एक टायर का ट्रैक नहीं था, ना तो फार्म हाउस के बाहर, ना जंगल के आसपास, ना जंगल के अंदर। ठीक है, कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती है। हम एक दूसरे डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक सिगरौटे गांव की तरफ से कार आती है। जब गौर से देखते हैं तो ये तो सहबान के फादर के घर की दूसरी कार है। घर से कौन आ रहा है और कम्युनिकेट कैसे किया? ना फोन थे, ना कोई वे ऑफ कम्युनिकेशन था। देखा कि सहबान के, मेरे फ्रेंड के दादा किसी एक ड्राइवर के साथ चले आ रहे हैं, और जैसे ही वो आए हैं मेरे फ्रेंड के फादर ने पूछा, अब्बा आप यहाँ? कह रहे 1 मिनट रुको, मुझे बच्चों से बात करनी है। वो सीधे हमारे पास आया, पूछा बच्चों कल रात यहाँ क्या हुआ है, मुझे पूरी डिटेल जाननी है। उनको वहां बैठे बैठे किसी तरह एहसास हुआ था यहाँ कुछ हुआ है, और उन्होंने जो मेरे फ्रेंड के फादर थे उनको बोला कि बच्चों को लेके वो फौरन वापस जाओ, ये इस कमरे में थे तो बच गए, ये कमरे में नहीं होते तो नहीं बचते, बच्चों को लेके फौरन वापस जाओ। क्या था उस कमरे में? कुछ वो कमरा उन्होंने पढ़ के बांध रखा था, बताया था मैंने आपको। हाँ, वो एंटिटी जो भी थी वो एंटर नहीं कर पाई। बाप रे। अगर हम बाहर आ जाते तो आई डोंट नो क्या होता। फिर उन्होंने, उनके दादा ने पूरा फार्म हाउस पढ़ के बांधा था। वो फार्म हाउस आज भी एग्जिस्ट करता है, फैमिलीज आज भी जाती हैं। आप गए दोबारा? मैं 3 बार जा चुका हूँ उसके बाद। नेवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग अगेन। इनफैक्ट अब तो और भी लोगों के फार्म हाउसेज वहाँ पर बन गए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। जंगल में भी थोड़ा सा एक जो नोमैड्स होते हैं जंगल के अंदर रहते हैं, ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं जो जंगल के अंदर रह के मॉनिटरिंग करते हैं, उनके लिए भी एक पगडंडी टाइप की बना दी गई है कार के लिए। वो सब चीज़ें हो गई हैं, पर उस वक्त कुछ नहीं था। अब तो वहाँ पे इनफैक्ट जियो के सिग्नल भी आते हैं वो तक भी हो गया है, बट उस वक्त कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो देखिए मोबाइल फ़ोन ही नहीं थे। मोबाइल फोन डिड नॉट एग्जिस्ट एट द, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट 92 93। काफी लंबा टाइम। या तो जब वो एग्जिस्ट नहीं करता था, बिजली नहीं थी वहां पर किसी सूरत, कुछ भी नहीं था, तो किसी तरीके से कम्युनिकेट करना, यहां से उन दादा के पास कम्युनिकेशन पहुंचना वाज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। बट ऐसे क्यूरियोसिटी हमेशा, मतलब आज भी होगी? हमेशा है। और आज भी जंगल में हम जब जाते हैं, मैं और मेरा फ्रेंड, जब लास्ट काफ़ी वक्त हो गया, मसरूफियात ऐसी हो जाती हैं, बट जब भी लास्ट हम गए थे तो हम जंगल के घने एरिया में ज़रूर जाते हैं पैदल, शायद क्यूरियोसिटी में कि भाई कौन था कौन नहीं था पता तो लगे। बट ऑब्वियसली उसके बाद कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बट ये एक इंसिडेंट है विच शुक मी टू द कोर। और अगर मैं बिलीवर नहीं था, आई डोंट नो मैं था उससे पहले या नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ हमने सिर्फ सुनी थी कहानियां पुरानी दिल्ली की अपनी, वो सुनते हैं बच्चे, इग्नोर करते हैं, बट दिस मेड मी अ बिलीवर। मतलब ऐसा बिलीवर कि मतलब आज भी मैं इन सब चीज़ों पर यकीन करता हूँ कि जिन होते हैं, स्पिरिट्स भी होती हैं, असरात भी होते हैं लोगों पर, अच्छे बुरे जिन सब होते हैं, और किसी के साथ क्या किस तरीके से बिहेव करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं कह सकते। सो ये एक इंसिडेंट है जो शायद मेरी हॉरर लव फॉर हॉरर का एक बुनियाद बनी है। बिल्कुल। आई थिंक वो दिमाग इतना क्यूरियस हो जाता है कि क्या था वो, उस चक्कर में आप अलग अलग चीजें और एक्सप्लोर करने लग जाते हो। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मतलब
आप फिर एक्सप्लोर भी नहीं करते, आप पढ़ना शुरू करते हो, आप लोगों से बात करना शुरू करते हो, आप इन सब चीज़ों को थोड़ा और शायद महसूस करना शुरू करते हो। क्योंकि होता क्या है ना, माइंड हमारा इतना वियर्ड चीज़ है कि जिस पे आप बिल्कुल बिलीव नहीं करते ना, वो शायद आपको कभी एहसास भी नहीं होगा। लेकिन आप उस पर अगर थोड़ा सा, मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ है? करेक्ट। मैनिफेस्टेशन यही है, आप जब तक बिलीव नहीं करोगे मुझे मिलेगा, तब तक वो नहीं मिलेगा। इसी तरह से फेथ भी है। पुरानी दिल्ली के ना ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे किस्से हैं, उसमें से एक बड़ा मजेदार तो क्या, मतलब मेरे ही मामू के साथ हुआ था। हाँ। मामा के साथ तो मेरे सबसे बड़े मामा वाज मेरी माँ से तकरीबन 16-17 साल बड़े थे। और पहले ऐसे हुआ करता था कि आपके भाई बहन जो है इतने बड़े हैं आपसे। तो वो और उनकी वाइफ एक बार अपने घर में अकेले थे। अच्छा, उनके यहाँ क्या था कि ये उनका बैठक थी जहाँ वो बैठ के अपना लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसके बगल में ही किचन था। और उसके बगल से, क्योंकि पुरानी दिल्ली में घर बहुत मिले हुए होते हैं, और पहले क्या होता था पुरानी दिल्ली में कि अगर आपके कोई पड़ोसी हैं तो या तो आपकी खिड़की या एक दरवाजा उनके घर में खोल के रखोगे, आपके आंगन से या आपके किचन के बगल से वो रास्ता जाएगा। क्योंकि पड़ोसियों में बहुत ज़्यादा पहले मिल के रह के वो फैमिली मेम्बर्स की तरह रहा करते थे कि भाई हमारे बच्चा अकेले आप देख लेना एंड ऑल। करेक्ट। तो किचन के बगल से वो रास्ता खुला हुआ था उनके घर का, दूसरे पड़ोसी के घर का। वो दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी मामी जो हैं वो किचन में खड़ी हुई बना रही हैं खाना वाना, उनको इधर से मेरे मामू के आवाज़ आई उनका नाम लेते हुए, नसीम नाम लेते। वो एक पर्टिकुलर तरीके से लिया करते थे। अब जी कह के मुड़ी, देखा कोई नहीं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ आई नसीम, फिर वो मुड़ी, देखा कोई नहीं, फिर उनको आवाज़ आई नसीम, जब वो काम करने लगी, और आवाज़ दूसरे घर के आंगन में से आ रही है। वो बाहर निकली, फिर अरे भाई क्यों पुकार रहे हो? तो इधर से आवाज़ आई, मैं कहाँ पुकार रहा हूँ? कह रहे इधर, आप इधर नहीं थे भाई? कह रहे नहीं, मैं तो 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ। कह रहे नहीं, मुझे आपकी आवाज़ आई है यहाँ से, आप यहाँ खड़े हुए थे। मैंने, अब तो ऐसा होता ना, जाओ खड़े हो, आपको एक देयर इज सम ग्लिम्स, सम शैडो, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ है, कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ है। उनको वो दिख रहे थे, वो शैडो, वो तो यहाँ थे। और वो उनको ये पता है कि ये वाली शर्ट पहने, ये वाली ट्राउजर पहने, ये ऐसे हैं, वो खड़े हैं और नसीम करके आवाज दे रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। ये तो मेरे मामा के साथ हुआ है। अरे बाप रे। तो जिस घर में मेरी नानी नाना रहा करते थे, जब वो, मैंने बताया था कि नाना को बोला था मत लो, तो क्योंकि मेरे नाना के बड़े भाई बहुत आलिम थे, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते थे, पढ़ाते पढ़ाते बहुत थे, तो उन्होंने उनके घर में शिफ्ट होने के कुछ टाइम बाद नाना शिफ्ट हो गए। अपेरेंटली हुआ ये कि मेरी मम्मी के सामने की बात है, मेरे नाना बाहर आंगन में चारपाई डाल के सोया करते थे, और रूम में जो है वो नानी और बच्चे। बीच रात में पूरी चारपाई उलट दी गई उनकी, पूरी चारपाई ऐसे उल्टी कि वो गिरे चारपाई से और चारपाई उनके ऊपर। अब ये बीच रात में देखिए, कोई और तो कर नहीं सकता, खुद तो इंसान करेगा नहीं। और ये देखा है घर वालों ने? हाँ। अरे बाप रे। हाँ। वो पूरी चारपाई उलट दी, और वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? माचिस गायब हो गई। अब पहले क्या था भाई, माचिस भी एक कमोडिटी थी। आप ऐसे नहीं कि सबके पास पड़ी हुई है, आप माचिस संजो के रखते थे कि हाँ भाई ये माचिस है, एक तीली, बिकॉज सब उसी बैकग्राउंड से थे। तो अब वो चूल्हा जलाने के लिए, चूल्हा भी वो ऐसे वाला होता था पहले, वो केरोसिन वाला। वो चूल्हा जलाने के लिए मेरी नानी माचिस ढूंढी, माचिस नहीं है। इतना उनको आदत पड़ गई थी किसी एंटिटी के घर में होने की कि वो शायद फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करने लगी थी। बोलती थी फिर से माचिस गायब कर दी तुमने, बताऊं भी तुम्हें, ऐसे डांट के। तो माचिस ऊपर से टप करके टपका करती थी। अरे ये तो मेरी माँ के सामने की बात है, मेरे मामू के सामने की बात है, ठीक है। वैसे टपके। एक बार बड़ा मजे का किस्सा है कि वो, अच्छा, कुछ कहते हैं कुछ एंटिटीज में जिन जो हैं जैसे अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, डिमोनिक भी होते हैं जैसे, और एंजेलिक भी होते हैं। तो मेरी नानी मेरे नाना से बहुत बार बोल चुकी थी भाई टोपी तुम चेंज करो। पहले के ज़माने के लोग टोपी पहना करते थे, यू नो, एक वो वैसी वाली बोट शेप की टोपी होती थी बड़ी सी। बिकॉज मेरे नाना जो है वो फ्रीडम फाइटर थे, और वो जवाहरलाल नेहरू की जो स्पीचेस उस टाइम पे लिखा करते थे, छोटी छोटी वाली, वो मेरे नाना लिखा करते थे। ही वॉज अ उर्दू जर्नलिस्ट,
अच्छा एंड वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट, एंड ही इनफैक्ट वो जवाहरलाल नेहरू के साथ इंग्लैंड गए थे क्वीन एलिजाबेथ से मिलने, उस डेलीगेशन का पार्ट बन के जो आज़ादी के बाद पहली बार क्वीन एलिजाबेथ से मिलने गई थी. वाह. So he was part of the delegation. We still have the photograph, him shaking hand with Queen Elizabeth. वो भी है. तो उस लेवल के 1.5 साल जेल में रहे थे जवाहरलाल नेहरू के डेलीगेशन के उसमें साथ में. इनफैक्ट जब उनको बरी किया गया था, उनका फ्यूनरल हुआ था, तो 21 गन सल्यूट मिला था उनको अपने अरे गाँव में. तो एंड ही वॉज राइटर, मतलब एक जब वो पार्टीशन हुआ था तो वहाँ के लोग उनको एडिटर इन चीफ बना के ले जा रहे थे, वन ऑफ द बिगेस्ट उर्दू अखबार का. तो उन्होंने बोला मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ, मेरी मिट्टी ये है, मैं यहीं मरूंगा. तो ही स्टेड हेयर, और यहाँ रह के उन्होंने किताबें लिखी हैं आज़ादी के ऊपर, अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर. मेरे अपने बड़े भाई पे किताब लिखी है जो तावीज़ दिया करते, उनके किस्सों के बारे में किताब है उनकी, उर्दू में लिखी है. हालांकि दरियागंज के कई बुक स्टोर्स में आज भी अवेलेबल है वो किताब. तो होता क्या था कि मेरे नाना जब बाहर जाते थे तो उस ज़माने के लोग बड़ा तैयार होके, चाहे वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, वो तैयार होके निकला करते थे. तो वो टोपी पहन के, वेस्ट कोट पहन के अपना, और कुर्ता पजामा पहन के निकला करते थे. उनकी टोपी हल्की सी यहाँ से फट गई थी ऊपर से. भाई नानी उनसे बार बार बोले जाए, भाई नई टोपी ले लीजिए आप, नई टोपी ले लीजिए आप, तो इतने लोगों से आप मिलते हैं, गलत है क्या? आप हाँ ले लूँगा, हाँ ले लूँगा. अच्छा, ही वॉज सो सिस्टमैटिक, और वो इतने क्या कहते हैं, ओसीडी वाले थे कि जब वो बैठा करते थे अपनी जगह पे, तो उनका एक, जैसे पहले ज़माने में मुनीम जी की एक वो नहीं होती थी टेबल कि आप ऐसे खोलो तो अंदर सामान, वैसी एक टेबल थी. उसके अंदर उनकी राइटिंग की चीज़ें रखी हुई थी. वो वाला कलम था जिसमें इंक में डुबो के ऐसे लिखा जाता था, वो वाला उनके पास कलम था. वो एक पर्टिकुलर तरीके से रखा होता था, और उनका वो पूरी चीज़ें सेट करते थे. वहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता था, कोई एक चीज़ को इधर इधर से इधर नहीं कर सकता. वो बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन थी. तो इसी तरह से उनके कपड़े भी एक तरीके से लटके होते थे. जब वो बाहर से आते थे, चेंज किया, कुर्ता पजामा टोपी, इसी सीक्वेंस में लटकाया करते थे. तो एक दिन वो सुबह चेंज करके वहाँ पहुँचे, टोपी देखा, टोपी गायब, टोपी मिली नहीं रही. पर कल तो यहीं टांगी थी. ऐसा तो कभी नहीं हुआ पूरी जिंदगी में कि टोपी वहां ना मिली हो जहाँ टांगी है. टोपी गायब हो गई, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, पूरे घर में ढूंढ लिया, सब ने ढूंढ लिया, नहीं मिली. फिर जो है एक कुरान में एक आयत है जिसको कहते हैं कि जब आपको ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस हो और आपको लगे कोई एंटिटी या कुछ आपके आसपास है, तो आप ये आयत पढ़ें, और उससे अब वही बात है, बिलीफ है तो मुझे इत्मीनान हो जाता है. तो वो मेरी माँ ने, मेरी नानी ने, सब ने पढ़नी शुरू करी. ठीक है, और पढ़ते रहे. फिर वो नहीं मिली. उसके बाद वो थक हार के ऐसे ही गए और नई टोपी खरीदी. जब नई टोपी लेके आए टांगने के लिए, तो वहीं टंगी मिली थी वो टोपी जहाँ टांग रखी थी. पुरानी टोपी. पुरानी टोपी वहीं मिली. जब तक वो नई टोपी नहीं लेके आए तब तक वो मिली नहीं. बाप रे. तो ऐसे भी छोटे छोटे किस्से वहाँ बहुत हुए हैं. पैर की उंगली पकड़ के नमाज के वक्त उठा दिया मेरे भाई को, मेरी मामी को. और रोज, एक बार नहीं, रोज जहां सुबह की नमाज का वक्त हुआ, एकदम से जैसे पैर का अंगूठा किसी ने पकड़ा और ऐसे ऐसे करके हिलाया, उठो नमाज का वक्त. और बाकायदा बोलते उठो नमाज का वक्त. आवाज आती थी उठो नमाज का वक्त है. व्हेन यू आर स्लीपिंग, आपको समझ में आ रहा है कोई कुछ बोल रहा है, जैसे आप उठोगे कोई नहीं है वहां पर, लेकिन आपने वो सुना है उठो नमाज का वक्त है. और ये नॉर्मल हो गया. ये नॉर्मल हो गया उन लोगों के लिए, आज भी नॉर्मल है. मेरे छोटे कजन भाई के साथ आज भी वो ऐसे उठो, वो तो चादर तान के सो जाता है कि अच्छा मुझे परेशान मत करो. पुरानी दिल्ली भी अपने आप में एक मिस्टीरियस जगह है. अरे पुरानी दिल्ली ना वो समंदर है जो अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुआ है. वो समंदर है जो अभी तक मुश्किल से 10% एक्सप्लोर हुआ होगा. छोटी छोटी गलियों में, छोटी छोटी जगहों पर इतने किस्से हैं कि आप वहाँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपका मन कर रहा है ऐसे किस्से सुनने का, आप किसी भी ऐसे छोटे मोहल्ले में चले जाइए, वहाँ किसी बुजुर्ग को आप पकड़ लीजिए और पूछ लीजिए, भाई आप मुझे यहाँ के कुछ ऐसे असरात वाले या जिन वाले किस्से सुना दीजिए. बस 2 घंटे 2.5 घंटे कहाँ गए आपको पता नहीं लगा. अच्छा, हर किसी के पास है वहाँ पर किस्से. ठीक है, जो लोग जैसे बच्चे बड़े हुए तो वो पुरानी दिल्ली छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए, ऑब्वियसली उनके पास. लेकिन जितने बुजुर्ग वहाँ रह रहे हैं, जो शुरू से वहाँ रह रहे हैं, आज भी उनके पास वो किस्से मौजूद हैं जो वो अपने बचपन से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, महसूस करते आए हैं. उन लोगों के लिए आम बात है. हाँ ठीक है,
ये तो एक एक्सरसाइज होनी चाहिए, आई थिंक एक टूर होना चाहिए। एक वॉक होनी चाहिए। हाँ करेक्ट, एक वॉकिंग टूर होना चाहिए, बिल्कुल वॉकिंग। पुरानी दिल्ली गोस्ट टूर्स। एब्सोल्युटली। ये दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ वॉक्स होती हैं और जो वॉक कराते हैं अच्छी वॉक्स होती हैं, बट पुरानी दिल्ली की गलियों की वॉक अभी तक नहीं हुई है। फूड टूर होता है। फूड टूर होता है, वो भी जामा मस्जिद हाँ। और उन इलाकों में सीमित है। ये जो दूसरे इलाके हैं ना, चितली खबर का नाम नहीं सुना होगा आपने, चितली खबर करके एक जगह है, वहाँ पर फराश खाना करके एक जगह है। ये छोटे छोटे मोहल्ले हैं। अब इन छोटे मोहल्लों में गलियां बड़ी पतली हैं, बुजुर्ग बहुत ज़माने से रह रहे हैं, किसी की 90 ईयर्स की एज है, वो पैदा ही वहीं हुए हैं, उसी घर में वो पैदा हुए हैं, उसी घर में जवान हुए, उसी घर में वो बेचारे शायद चले भी जाएंगे, वो नहीं छोड़ के जाएंगे वहाँ से। और उनके पास बचपन से लेकर अब तक इतनी चीज़ें होंगी बताने को, हॉरर पैरानॉर्मल से पर्सपेक्टिव से, कि हम शायद अपना, अगर हम कंटेंट वाले लोग उसको कंटेंट बनाने लग जाएं तो 1 साल का कंटेंट तो वहीं से निकल आएगा हमारा, यू नो। इनफैक्ट उत्तराखंड में तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मेरी वाइफ के साथ एक बार ऐसा हुआ था, और वो तो बहुत रीसेंट है, बहुत ही रीसेंट है। अच्छा। 2021 की बात है, 4 साल पहले की। हम लोग कोविड के बाद अपना पहला ट्रिप ले रहे थे। कोविड ने इतना घर में कैद कर दिया था कि जैसे ही ये मिला कि आप उत्तराखंड की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करिए, आप जा सकते हैं अगर आपको ई पास मिल गया। वो उस टाइम में ई पास चला था। हाँ, बिल्कुल। टूरिस्ट के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में तो टूरिज्म इज अ बिग इंडस्ट्री, ठीक है। तो आप ई पास लीजिए, अगर आपको पास अप्रूव हो गया तो आप ई पास लेके उत्तराखंड में कहीं भी जा सकते हैं, और आपको लेकिन डेज मेंशन करने पड़ेंगे कितने दिन में वापस आ रहे हैं। और एक चेक पॉइंट बनाया था जहाँ आप जाके जाते हुए रिपोर्ट करोगे, एक चेक पॉइंट बनाया था वापस आते रिपोर्ट करोगे। तो वो टेम्परेचर वगैरह चेक करते थे, वो सब करते थे, बड़े। तो हम लोग गए थे, जैसे प्लेस कॉल्ड कौसानी। कौसानी है नैनीताल से तकरीबन 4-4.5 घंटे ऊपर की साइड और पहाड़ों में। तो आप मान के चलिए अबाउट 350-400 किलोमीटर्स के आसपास पड़ता है, उन 400 से ऊपर ही पड़ता होगा। और कौसानी इसलिए फेमस है बिकॉज वहाँ से जितना क्लियर स्काई दिखता है इन अ मूनलेस नाइट, शायद नॉर्थ इंडिया में कहीं से नहीं दिखता। अच्छा। और हमने एक्चुअली वहाँ पर मिल्की वे का हेज देखा है। अरे वाह। इन अ मूनलेस नाइट, उसी ट्रिप में एक्चुअली। तो हम लोग, हमारे पास आई रिमेंबर होंडा सिटी थी, हम लोग कौसानी पहुंच गए, हम वहाँ रह रहे हैं, अच्छा फन हो रहा है। फिर एक दिन डिसाइड किया कि यार कौसानी में छोटी सी गांव है, यहाँ कुछ नहीं है करने को, नैनीताल चलते हैं एक दिन, लेट्स एक्सप्लोर द मॉल रोड, बचपन की मॉल रोड की यादें। तो हम मॉल रोड पहुंच गए, और आइडिया ये था कि हम उस रात नैनीताल में एक होटल रह के रह जाएंगे और फिर सुबह कौसानी निकलेंगे। तो बट हम जब होटल, आइदर दे वर टू एक्सपेंसिव और दे वर फुल। तो रात को 8 बजे हमने डिसाइड किया कि यार ऐसा है, खाना पैक कराते हैं, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, मिडनाइट तक पहुंच जाएंगे, वहाँ बैठ के आराम से खाएंगे, अभी भूख भी नहीं है, ठीक है। वहाँ एक रेस्टोरेंट से खाना पैक कराया, गाड़ी में बैठे और कौसानी की तरफ चल दिए। गाने गा रहे हैं, गाने चल रहे हैं, हमारी आदत है दोनों, हम कार में गाना गाते हुए जाते हैं। फिर अचानक मेरे बॉस का फ़ोन आया, कहेंगे यार एक कॉल है अभी अर्जेंट। आई वॉज इन प्रोडक्शन एट दैट टाइम, तो एक फिल्म के लिए स्क्रिप्ट की कॉल होनी थी। मैंने कहा अभी है क्या? हाँ यार अभी है। तो मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैंने कहा मैं पार्क कर रहा हूँ, आप चलाओ, मैं ज़रा पीछे बैठ के ना लैपटॉप खोल के ज़रा देख लूँ क्या बातें करनी है क्या नहीं। ठीक है। मैंने एक जगह देखकर जहाँ मुझे एक हल्का सा फेंट बल्ब नज़र आया, मैंने कहा लाइट में, वहाँ रोक दिया। अच्छा, उन दिनों बिकॉज कोविड नया नया खुला था, वैसे ही ट्रैफिक नहीं था, और उस रूट पे वैसे भी ट्रैफिक कम होता है, तो शायद पूरे रूट पे हम अकेले ही थे। अच्छा। ना आगे कोई कार थी ना पीछे कोई कार थी। और वहाँ रोका मैंने, मुझे नज़र आया, मतलब जब फेंट सा याद है कि वो जो बल्ब था वो किसी एक पुराने पोस्ट ऑफिस के बाहर था। मैंने वहाँ रोकी, मैं उतरा, दोनों उतरे, वो ड्राइवर सीट पे आके बैठी, मैं पीछे बैठा, मैंने अपना लैपटॉप खोला एंड शी स्टार्टेड ड्राइविंग। मेरी कॉल हो गई, काफ़ी देर हो गई ड्राइव करते हुए, मैं फिर भी पीछे बैठा रहा, वो आगे चलाती रही, लेकिन हम बात नहीं कर रहे। फिर मैंने अचानक बोला, मैंने कहा साइड में रोको, मुझे चलानी है। ओके। जनरली क्या होता है जब मैं बोलता हूँ कि मुझे चलानी है, तो वो होता है कि नहीं अभी थोड़ी देर मैं चला रही हूँ, दोनों मिल विल ड्राइव आधा आधा, सो दैट किसी एक पे ज़्यादा होना पड़े। दैट डे शी सडनली सेड ओके।
और उन्होंने साइड में रोक दी, हम दोनों उतरे, मैं ड्राइवर सीट पे बैठा, वो साइड सीट पे बैठ गई, हम दोनों चल पड़े। ना हमने गाने चलाए, उसके बाद ना हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, खामोशी से चला रहा हूं मैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। और नाउ दैट आई रिमेंबर, मैं रेयर व्यू मिरर में नहीं देख पा रहा था, मैं बिल्कुल रेयर व्यू मिरर में नहीं देखा। पूरे 1.5 घंटा 2 घंटा हम जो चले हैं, एक लफ्ज हमने एक दूसरे से बात नहीं करी। जो हम पूरे रास्ते एक दूसरे से बात करते हुए गाने गाते हुए हैं, न जाने क्या हुआ, हमने बात नहीं करी। फिर एक टर्न आता है एक जगह से, जो मेन एक कौसानी से पहले गांव पड़ता है, जो मेन गांव है, वहाँ एक बहुत बड़ा चौराहा है, वहाँ से लेफ्ट लेते हैं आप तो कौसानी आता है। जैसे ही हमने लेफ्ट लिया, बोथ ऑफ अस एट द सेम टाइम डिड, अच्छा, बोथ ऑफ अस। जैसे ही मैंने टर्न लिया, दोनों के एंड से एक साई ऑफ रिलीफ टाइप है, एंड देन वी लुक्ड एट ईच अदर एंड देन वी आस्क्ड क्वेश्चन कि हम बात क्यों नहीं कर रहे थे। आई सेड आई डोंट नो, कि मुझसे बात हो नहीं रही थी। मैंने कहा मुझसे भी नहीं हो रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने ऐसा साई ऑफ रिलीफ क्यों किया। मैंने कहा मुझे अजीब सा एक बोझ सा महसूस हो रहा था, मुझे ऐसा लगा वो रिलीज हुआ तो मैंने कर दिया, कि मुझे भी ये लग रहा था। उसके बाद वी गॉट क्यूरियस, हम किसी तरह से रात को वहाँ पहुँचे, आई थिंक 12:30 के आसपास हम होटल पहुँचे अपने। होटल वाले ने होटल का दरवाज़ा ही बंद कर दिया था, उसको खटखटा के खुलवाया। तो सेट कि अब कहाँ से आ रहे हो आप? मैंने कहा नैनीताल से आ रहे हैं। कह रहा सर गलत टाइम चूज़ करा आपने, आओ चलो आप जाओ, मैं आपके लिए पानी वानी भिजवाता हूँ। हम बैठ गए, हमने खाना नहीं खाया दिव्य, जो हम लेके आए थे बिल्कुल नहीं खाया गया हमसे, और हमने शायद उस टाइम एक दूसरे से बात भी नहीं करी उस बारे में। वी जस्ट स्लेप्ट इट ऑफ, एंड आई एम श्योर हम दोनों में से कोई नहीं सोया। एक माइंड में वो चलता रहा। सुबह उठ के हमने उसके बारे में बात करी, फिर वी स्टार्टेड थिंकिंग। तो व्हेन शी वाज ड्राइविंग, तब वो भी अपने रेयर व्यू मिरर में नहीं देख पा रही थी, बिकॉज आपके साथ कोई बंदा था जो पीछे बैठा हुआ है, आप उनसे बात करोगे तो रेयर व्यू मिरर में देख के ही करोगे, दैट्स हाउ यू डू इट। बट वो नहीं देख पा रही थी। जब मैं बैठा ड्राइविंग सीट पे, मैं भी नहीं देख पा रहा था। और फिर हमने थोड़ी रिसर्च शुरू करी उसके बारे में, तो पता ही लगा कि वो पोस्ट ऑफिस जिसके बाहर गाड़ी रोकी थी, वहाँ बहुत सारे लोग हॉन्टेड वाला वीडियोस बना चुके हैं। अच्छा, ये पोस्ट ऑफिस हॉन्टेड है। हाँ, और हमने बिल्कुल उस पोस्ट ऑफिस के बाहर गाड़ी रोकी थी। अरे बाप रे। जब हमने इंटरनेट पे रिसर्च करा, देयर वाज सम यूट्यूब वीडियोस अबाउट इट, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बात कर रखी थी, बहुत सारे पिक्चर्स अंदर के डले हुए थे। वो पोस्ट ऑफिस बहुत ज़माने से बंद पड़ा है। तो अजीब सी एक हैवीनेस थी। हैवीनेस भी थी, और एक अजीब सा देयर वाज अ सेंस ऑफ, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक सेंस थी कि किसी ने जकड़ सा लिया है। हाँ, किसी ने रोक रखा है, किसी ने बस वो कर रखा है कि तुम जो इस वक्त कर रहे हो करते रहो, रुकना मत, कहीं रुकना मत। तो ये वही बात है कि शायद हम दोनों ही बिलीवर हैं, तो हमारे साथ ये चीजें होती हैं, और किसी के साथ शायद होती हैं तो उसको समझ में नहीं आता क्योंकि वो बिलीवर नहीं है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जैसे आपने इतनी सारी कहानियां पढ़ी हैं और इतनी सारी कहानियां देखी हैं, सुनी है, तो वो एक कौन सी कहानी है अपनी कहानी के अलावा जिसने रोंगटे खड़े कर दिया आपके? ऐसे ना एक्चुअली 2 हैं। मैंने जब अब से कुछ 7-8 ईयर पहले अपना पॉडकास्ट शुरू किया था हॉरर का, मानो सच ना मानो रहस्य के नाम से, तो मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम ईमेलर्स के थ्रू लोगों पे वो करा था कि भाई आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उसको कहानी में पिरो के और मैं बताऊंगा। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, जब किस्से आते हैं तो नॉट एवरीबडी इज अ राइटर, नॉट एवरीबडी इज अ स्टोरी टेलर, बट वो बहुत जेनरसली लोगों ने मुझे, बट उस वक्त बड़े जेनरसली लोगों ने ना मुझे अपने किस्से भेजे, बहुत सारे। तो उसमें से 2 ऐसे हैं विच कॉट माय आई, और जो आज भी मुझे याद है। एक किस्सा था 1991, 92 या 93 के आसपास का। आपको याद होगा शायद कि उस जमाने में बहुत सारे सुपरस्टिशंस होते थे, बहुत सारे सुपरस्टिशंस फैले गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल
गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही थी, राइट। बहुत सारे एक मज़ार के बारे में बात हुई थी जहाँ बड़ी मन्नतें पूरी होती हैं, रात को जो है वो मज़ार से आवाज़ें आती हैं कि आपकी मन्नत पूरी, ऐसा भी अफवाह उड़ी थी। और तो उस ज़माने में उड़ीसा में काली पहाड़ी के ऊपर कैलजा देवी का एक मंदिर है जो काली की एक रूप है। वहाँ की एक अफवाह उड़ी थी कि वहाँ एक काली पहाड़ी का जो मेन मंदिर है काली पहाड़ी पे, उसके पीछे एक और मंदिर है छोटा सा, जहां पर अपेरेंटली कहा जाता है कि आप जो मन्नत मांगोगे वो पूरी होगी, यहां तक कि अगर आपको किसी को डिस्ट्रॉय करना है तो भी। पर कैच ये था जो कहानी में लिखा हुआ था उनकी, कि वहां आपको पूजा उसी हिसाब से करनी होगी जो वहां के पुजारी बोलेंगे, और पूजा के बीच में आप रुक नहीं सकते, और पूजा वहां रात में शुरू होती थी, ठीक है। और एक मान्यता ये थी जो पुजारी जी वहां पे अपेरेंटली जो लोगों ने बताया कि आप अगर मंदिर में एंटर करोगे तो सीधा एंटर करोगे, निकलोगे तो उल्टे निकलोगे, यहां तक कि जब आप मंदिर के बाहर आके चप्पल पहनोगे तब भी उल्टे होगे, जब तक मंदिर की पूरी हद से बाहर नहीं हो जाते, ठीक है। उसके बाद आपकी सारी मन्नतें पूरी होंगी। और सबसे मजे की बात जो मुझे उसमें अचानक से मेरी आंख उस पर पड़ी और मुझे समझ में आया कि ये कहानी मुझे करनी चाहिए, वो ये था कि उस मंदिर के पुजारी आप नहीं बन सकते। अच्छा, वो मंदिर अपना पुजारी खुद चुनता है। ओके। अब ये कैसे मुमकिन है किसी को नहीं पता। अपेरेंटली जो लोग वहां दिन में कभी गए, जैसे बहुत लोग होते हैं जो एक मंदिर जाते हैं फिर दूसरे मंदिर जाते हैं, कोई मंदिर दिख गया तो वहां मत्था टेकने चले गए, जो लोग वहां दिन में गए, पुजारी जी जिन्होंने जैसे मिले, दिन में भी लोग जाते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन आपको अगर स्पेसिफिक मन्नत मांगने वाली पूजा करनी है तो वो पुजारी जी के हिसाब से करनी होती थी। तो वहां अपेरेंटली ये होता था कि हर बार नए पुजारी जी लोगों को मिलते थे, कोई एक पुजारी जी वहां नहीं होते थे, और होते एक ही थे एट अ टाइम, दूसरे नहीं, कोई हेल्पर नहीं, कुछ नहीं। और जब आप वहां पहुंचेंगे तो पता नहीं कहां से आपके कदम मंदिर में पड़े और पुजारी जी बाहर आ जाएंगे। ओके। तो उसमें उस बंदे ने किसी की कहानी बताई थी जो उनके नोन में था कि उनके जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा था, और उनके मतलब ना तो वो अपनी लाइफ में खुश थे, ना अपने काम में उनके सक्सेस मिल रही थी, वो बहुत ही कर्जे में डूबे हुए थे, और उनकी अपनी फैमिली ने उनको सही से रिस्पेक्ट नहीं दी थी। तो उन्होंने थक हार के इस अफवाह को, उन्होंने सब कुछ कर लिया था, उन्होंने दूसरे मंदिरों में जाके चढ़ावा चढ़ाया, पुजारी जी से बात करी, हवन भी कराया, सब कुछ किया जो करते हैं लोग, जो बट फिर उन्होंने इस मंदिर में जाने का फैसला किया था। और जिनके नोन है वो, उनके बाद वो जब मंदिर में गए थे पूजा करने, उसके बाद से मिसिंग थे, मिसिंग हो गए। मिसिंग थे। फिर अपेरेंटली किसी और ने उनको मंदिर में देखा था एज मंदिर का पुजारी। ओके। तो उनको अपेरेंटली वो वहां अपनी मन्नत पूरी कराने गए थे। अब वो मन्नत पूरी हुई नहीं हुई, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जब वो उस मंदिर में गए उसके बाद वो ही मंदिर के पुजारी बन गए। मंदिर ने उनको क्यों चुना पुजारी बनने के लिए, ये एक मिस्ट्री थी। तो उसके ऊपर मैंने एक कहानी बनाई थी कि क्यों मंदिर को उन्होंने चुना, और ऑब्वियसली थोड़ा सा उसमें अपना एलिमेंट फॉर पॉडकास्टिंग डाला था, बट क्योंकि मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिल लगी कि मंदिर अपना पुजारी, क्योंकि आप या तो कोर्स करते हैं या आप जो आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं इस तरह के जो सर्टिफिकेट देते हैं कि आप एक्चुअली किसी जैसे इस्कॉन की एक सोसाइटी है जो आपको पुजारी बनने का एक सर्टिफिकेट देते हैं कि वो आपने पूरा वो अध्याय कर लिया है और आप अब इस काबिल हैं कि आप किसी मंदिर में जाके आप पूजा कर सकें, करवा सकें। वो मंदिर अपना पुजारी खुद चुनता है, किसी उसकी नहीं। आप किस हद तक जाके इतने परेशान हो कि आपको उस मंदिर में जाके अपनी कोई ऐसी मन्नत पूरी कराई आपने जो शायद नहीं करानी चाहिए थी, तो शायद इट्स अ पेमेंट, इट्स सॉर्ट ऑफ कि अगर आपकी मन्नत पूरी हुई है, क्योंकि देखिए कोई चीज़ जिंदगी मिलती है तो उसका एक प्राइस तो होता है। उस मंदिर की स्पेशलिटी एक तो ये थी कि वो मंदिर अपना पुजारी खुद चुनता है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बार जो उस मंदिर का पुजारी बन गया, जब तक दूसरा पुजारी नहीं आएगा उस पुजारी को उसी मंदिर में रहना पड़ेगा। अच्छा, उससे बाहर नहीं जा सकता, उससे बाहर नहीं जा सकते वो। और
जब दूसरा पुजारी वहां बनते थे तो जो पहले थे वो कहाँ जाते थे, कहाँ मिसिंग हो गए, कहाँ चले गए, किसी को नहीं पता। तो जो नॉन शख्स जिनकी स्टोरी मेरे पास आई थी, वो 2 बार या 3 बार उनकी साइटिंग हुई थी एज अ पुजारी उस मंदिर में। उसके बाद आज तक वो मिसिंग है, बाप रे। ही कुड नेवर बी फाउंड। तो ये एक स्टोरी थी जो जो बहुत, तो मैंने इसका एक शेल बना के एक अच्छे से स्टोरी बनाई थी, जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर वाज अंकुश, जो अपनी लाइफ से परेशान है और उसकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और वो एक लड़की से प्यार करता है या पसंद करता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको सब बुली करते हैं, उसके ऑफिस में उस लड़की ने भी उसको बुली किया, तब वो परेशान होके जब उसको इस मंदिर के बारे में किसी ने बताया, तो वो ट्रैक करता हुआ मुसीबतों का सामना करते हुए, तो एक सबसे बड़ी बात यह थी कि इस मंदिर में पहुंचना बहुत मुश्किल था। ऐसे रोड पे नहीं था कि एकदम आप चल रहे हो रोड पे आपको दिख गया। ये इस यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको 2-2.5 घंटे का ट्रैक करना पड़ता था। तो जो वो कर पाता था या जो आसपास के गांव के लोग वहां जा पाते थे, सिर्फ वही मंदिर में जाते थे। तो अपेरेंटली ये सब जो है कर करा के मंदिर में पहुंचे, और जैसे ही ये एंटर हुए, पुजारी जी आ गए। पुजारी जी ने बोला, एक थाली लेके आए कि जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे ही करना, याद रखना पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पूजा के दौरान आंखें नहीं खोलनी है। हो सकता है तुम्हें पीछे से तुम्हारे जानने वाले लोगों की आवाजें आए, बट आंख मत खोलना, न पीछे मुड़ के देखना। जब पूजा संपन्न हो जाए, थाली सामने रखना, उठना और उल्टे पांव मंदिर से निकल जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसने बिल्कुल वैसा किया। वो पूजा शुरू करी उसने, और वो मंत्र पढ़ता रहा। अचानक से उसको पीछे से अपने मरी हुई माँ की आवाजें आ रही, बेटा मैं आ गई हूं, मुझसे मिल, मुझे देख। बट उसको याद आया पुजारी जी की बात कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। बहुत बार उसको बहुत लोगों की आवाजें आई, उस लड़की की आवाज आई जिसको वो पसंद करता है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसको सिर्फ पुजारी जी की वो बात याद थी। तो उसने वो पूजा संपन्न करी। संपन्न करने के बाद जब वो बाहर निकला उल्टे पांव, ठीक है, उसने मन्नत ये मांगी थी कि जो मैं सोचूं वो हो जाए, अच्छा। जैसा मैं सोचूं वैसा हो जाए। अब ये मन्नत बहुत ट्रिकी है, क्योंकि मन में बहुत सारी बातें आती हैं, अच्छी बुरी दोनों। अब अगर ये मन्नत पूरी होगी तो उसको प्राइस भी देनी पड़ेगी। बहुत दिन हो गया उसको वापस आए हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसके साथ। फिर अचानक उसको कुछ ड्रीम्स आने शुरू होते हैं, ठीक है। पहली बार ड्रीम में आता है कि वो एक किसी लड़की को एक पतली सी गली में खड़ा होके उससे एक बैग छीन रहा है और उसको मार देता है, ठीक है। पहला ड्रीम ये आता है, एकदम से उसके जैसे वो चाकू मारता है उसका आँख खुल जाती है और वो थोड़ा सांस लेता है कि एक ड्रीम था। पानी वानी पीता है तो अचानक उसकी नज़र बेड के कॉर्नर में पड़ती है, नीचे से एक बैग का स्ट्रैप बाहर निकल रहा है। जैसे ही उस स्ट्रैप खींच के बाहर निकालता है, ये वही बैग है जो उसके सपने में आया था। इस बैग में पैसे हैं ढेर सारे, ठीक है। अब थोड़ा सा घबरा जाता है, इतने सारे पैसे और वही बैग जो मेरे सपने में आया था, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैंने एक्चुअली किसी का कुछ तो नहीं कर दिया? फौरन टीवी ऑन करता है, कहीं तो कुछ दिखाई देगा, मोबाइल पे देखता है कहीं कुछ कोई खबर आए, तो अचानक मोबाइल पे खबर पे उसकी नज़र पड़ती है, जिसमें वो बता रहे हैं कि एक लड़की का कल रात कत्ल हो गया और कातिल जो है पैसे लेके फरार है। मर्डर वेपन भी गायब है और कातिल भी गायब है। अब वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये जो मैंने सपने में देखा एग्जैक्टली कैसे सच हो सकता है। पर उसका एक माइंड पैसे देख के बड़ा खुश है, बहुत सारे पैसे आ गए, अब मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, किसी के नीचे दब के रहने की जरूरत नहीं है। अब इस केस में क्या हुआ, जो उस बंदे का वो माइंड था जो वो बुली हो रहा था, उसको एक एस्केप मिल गया। उसने नौकरी छोड़ी और पैसा स्पेंड करना शुरू किया। पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब वो सोच रहा है कि अब क्या करूं। उस रात वैसे सोच के सोया कि मुझे पैसे चाहिए और
उस रात फिर एक सपना आया। इस बार वो एक छोटे से बैंक के अंदर है, जहाँ पे वो उसने लॉकर्स वगैरह खोल रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें बैग में रखी हुई हैं, बिल्कुल एक फिल्मी सीन की तरह। एक वॉल्ट में या एक उसमें खड़ा हुआ है, जहाँ उसके सामने एक बैंक एम्प्लॉय है, इसके हाथ में गन है, और पीओवी उसके सपने का ऐसे जैसे बिल्कुल यहाँ गोप्रो लगा के आप शूट कर रहे हैं, वो पीओवी है। और उसने जो है बैंक मैनेजर को शूट किया, वो बड़ा सा डफल लेके वहाँ से निकल गया और उसकी आँख खुल गई। अब वो फिर से थोड़ा सा डर गया कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे ये सपना फिर आया है, मतलब मैं किसी को मतलब मैं एक्चुअली मार रहा हूँ क्या, ये मैं ही कर रहा हूँ क्या। अब वो फिर बेड के नीचे गया, बैग ढूंढा, बैग नहीं था, तो उसने कहा चलो ये तो सपना ही था, इसका कुछ नहीं हुआ। बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था मोबाइल पे, अचानक उसकी नज़र उसके स्टोर रूम पे पड़ी। सामने दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ, हल्की सी अंदर से रोशनी नज़र आ रही है और उसमें उसको कुछ चीज़ें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, पैसे यूं बाहर आए, पैसे और गहने। ऊपर डफल रखा था जो गिर गया, और उसमें से पैसे और वही डफल बैग जो उसने सपने में देखा था। पुलिस अभी भी ढूंढ रही है कौन कर रहा है, क्या ये किलिंग्स लिंक्ड है, नहीं है, ना तो उनको कोई सुराग मिल पा रहा है ना कुछ है, बट इसके पास पैसे आ रहे हैं। अब इसका एक माइंड ये है कि देखो मेरी मन्नत तो पूरी हो गई है, जो मैं सोच रहा हूं वो हो रहा है, ना मुझे कोई पकड़ पा रहा है और ना किसी को समझ में आ रहा है कि मैं हो सकता हूं, और मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैं तो यही करूंगा। अब वो हर दूसरे तीसरे दिन एक सपना देखने लगा, किसी ना किसी को उसमें मारा जाता था, और जो भी पैसा जो भी चीज वो लूटता था या लेता था, किसी ना किसी की मौत जरूर होती थी। बहुत टाइम बाद जब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होने लगी और वो डर के मारे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया उसने, इतना सारा पैसा उसके घर में इकट्ठा हो गया, मेसी घर हो गया, स्पेंड करने के लिए निकलना बंद, क्योंकि उसके दिल में डर है। जब वो जो सपने से उठता है तो ही इज़ नॉट दैट पर्सन जो वो सपने में है, ही इज़ वॉट ही वॉज, एक डरपोक, एक सहमा सा इंसान। तो वो स्पेंड करने के लिए जा नहीं पा रहा, अंदर पड़ा हुआ है, मेंटल हालत उसकी कैसी होगी। अब उसको ये लग रहा है कि नहीं, ये मुझे इससे बाहर निकलना है। अब हिज माइंड इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। एक माइंड कह रहा है कि पागल हो गया है, यही तो चाहिए था ना तुझे, तेरे पास पैसा है, तू कुछ भी कर सकता है, तू किसी भी दुनिया के कोने में जाके सेटल हो सकता है, तुझे कोई लड़की मिल सकती है, तुझे कोई बुली नहीं कर सकता। दूसरा माइंड कह रहा है नहीं यार, नहीं मुझे पकड़ा गया तो एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे सब, ऐसा नहीं होता। और एक माइंड उसका बड़ा खुश है, एक माइंड बहुत सहमा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि उसने खाना पीना बंद कर दिया, जागने के लिए कॉफी, दवाइयाँ जो उसको मिलता है वो लेने लगा, क्योंकि उसको लगा कि मैं सोऊंगा, मुझे सपना आएगा, मैं फिर किसी को मारूंगा, फिर कुछ चुराऊंगा, मुझे वो नहीं करना। ही इज ट्राइंग टू स्टे अवेक बहुत ज़्यादा, और जब आप इतना ज़्यादा जागने की कोशिश करते हो, योर माइंड स्टार्ट्स बिल्डिंग स्टोरीज एंड ईटिंग इटसेल्फ एज पर साइंस। जब भी बहुत ज़्यादा उसका बढ़ गया, तो ही इज डिसाइडेड टू टेक हिज ओन लाइफ। ही बिकेम, और अपने ही बिल्डिंग की छत पे जाके वो खड़ा हो गया, और वहां जाके उसने डिसाइड किया कि मैं कूदूंगा। अपने आप से बात कर रहा है, तू पागल है, ये तो चाहिए था तुझे, क्या हो गया तुझे, इतना पैसा तेरे कमरे में पड़ा हुआ है, तो उसमें जरा सा भी खर्च करेगा पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तू क्या बात कर रहा है, कहाँ है तू, कैसी यूं बात कर रहा है। नहीं यार नहीं, इतने सारे लोग मर गए, मैंने मारा है उनको, मैंने मारा है, सारा मर्डर वेपन घर पे है, छुरी भी है, वो भी है, मैं कैसे करूंगा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। अरे तू ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अचानक उसका पैर स्लिप हुआ, वो गिर गया। जैसे ही वो जमीन पे गिरा, आंखें उसकी बंद हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली, तो एक अजीब से डिंजी से कमरे में है वो, डार्क बिल्कुल, एक छोटी सी खिड़की खुली हुई है जिसमें छोटे से ग्रूव्स हैं, शीशा वीशा टूटा हुआ है, एक चारपाई पे वो लेटा हुआ है, दर्द हो रहा है। उठा, देखा, अपने आप को जज करने की कोशिश करी, कहाँ है, सब ठीक ठाक है, सही सलामत है। जैसे ही उठा, अपने सेंसेस में आया, तो उसको पता लगा कि वो उस मंदिर का पुजारी बन चुका है। ये उसकी कीमत थी कि वो अब उस मंदिर का पुजारी है। जब तक कोई दूसरा कोई ऐसी मन्नत लेके नहीं आता, तब तक वो इस मंदिर का पुजारी है।
कर्स है, कर्ज कर्ज बन गया है मंदिर कर्ज है। का पुजारी बनना। तो एक्चुअली में ये है कि नहीं है, ये नहीं पता, ये नहीं पता। ये नहीं पता, लेकिन वो मंदिर एग्जिस्ट करता था। अब उसमें ऑब्वियसली जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अफवाह हों, क्योंकि एक वो टाइम था जब ये हर तरह की अफवाह फैलाई जा रही थी या फैल रही थी। उस टाइम कोई सोशल मीडिया नहीं था वायरल करने के लिए, लेकिन खबरों के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, मैगजीन्स के ज़रिए, अलग ज़रिए थे जिसकी वजह से वायरल होते थे। तो वो वायरल हो चुका था। तो हो सकता है कि ये अफवाह ही हो सकता है उस मंदिर में थोड़ी और ट्रैफिक बढ़ाने की कोशिश हो, लोगों का फुटफॉल बढ़ाने की कोशिश हो सकता है कि उस मंदिर को और फेमस करने की एक कोशिश हो कि भाई यहाँ लोग नहीं आते हैं, वह आने चाहिए। हो सकता है हो, मैं नहीं कह रहा, बट एक ये किस्सा जो मेरे पास आया था ये। मतलब हमारी काफी ऑडियंस उड़ीसा से भी आती है, हाँ, तो आप बताओ कि क्या है उस मंदिर का रहस्य। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट्स में जरूर कोई बताना। रहस्य है नहीं है, ये अफवाह थी, मानो सच ना मानो रहस्य। तो ये तो एक मंदिर वाली एक कहानी हो गई, आपने कहा 2 किस्से हैं ऐसे। हाँ, 2 किस्से। दूसरा किस्सा कौन सा है? दूसरा एक बैंगलोर के पास का किस्सा है। बैंगलोर से तकरीबन 3 से 4 घंटे की दूरी पर चिकमंगलुरु एक जगह है। कॉफी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशंस बहुत सारी हैं वहाँ पर, बहुत लोगों की प्लांटेशंस हैं, और जो कॉफ़ी प्लांटेशन में काम करते हैं और उनकी मशीन्स जो वहाँ पे लगती हैं, उनकी जो कुछ इंजीनियर्स भी होते हैं जिनको वहाँ पर ऑन साइट रखा जाता है। तो ऐसे एक इंजीनियर की कहानी है जो कॉफ़ी प्लांटेशन के आसपास घर ढूंढ रहा था, और बजट ऑब्वियसली एक सर्टेन बजट था। तो किसी ने उसको एक 2 फ्लोर का बंगलो दिखाया, भाई ये बंगलो है आपके बजट में, पूरा बंगलो। भाई पूरा बंगलो इस बजट में कैसे हो सकता है? कह रहे नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसी कहानियां लोगों ने उड़ा रखी हैं कि बंगले की बैल्कनी से कुछ दिखता है। अब वो ही वाज अ नॉन बिलीवर। तो उसने बोला ठीक है, दिखता है, कोई बात नहीं, मुझे मिल रहा है, मेरा ऑफिस यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है, मुझे रोज जाना है, मैं हैप्पी हूँ। उसने वो ले लिया। कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। एक दिन जब उसका ऑफ डे था, वो अपने घर में बैठा हुआ है और सुबह अपनी चाय पी, नाश्ता बनाया, उसके बाद सिगरेट निकाली और अपनी बैल्कनी में जाके स्मोक करने लगा। अचानक उसकी नज़र सामने वाले पार्क में पड़ी। जो पार्क में ग्रास काफ़ी ऊपर तक आ गई है, इसका मतलब उसकी मेंटेनेंस वगैरह होती नहीं है, और उस पार्क के बीचों बीच स्विंग है बच्चों का। 2 स्विंग होते हैं, उसमें लेफ्ट वाले स्विंग पे एक बच्चा बैठा हुआ है। ना वो स्विंग कर रहा है, ना वो खेल रहा है, बस बैठा है और इसी को घूर रहा है, कंटिन्यूसली घूर रहा है। उसने थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करी, स्मोक ऐसे करा, फिर देखा, फिर वो घूर रहा है। थोड़ा सा अजीब सा लगा, ठीक है, अंदर आ गया, सिगरेट बुझा के अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद जब क्यूरियोसिटी हुई, झांक के देखने की कोशिश की, बच्चा गायब। तो थोड़ा सा और क्यूरियस हुआ, नीचे गया। गार्ड उसके आसपास की बिल्डिंग के पास बैठा करता था। उसने पूछा कि बच्चा कौन था? कैसे कौन बच्चा? कह यहाँ एक बच्चा उस पर स्विंग पे बैठे हुए देखा। तो यहाँ आसपास तो कोई बच्चा नहीं रहता। कितना बड़ा बच्चा थे? कह रहे होगा कुछ 6-7 साल का। कह रहे नहीं सर, हम तो यहीं बैठे हैं, हमने तो किसी को नहीं देखा। ठीक है, हो सकता है इससे मिस हो गया, कोई बात नहीं। वो अपना ऑफिस चला गया। 2-3 दिन फिर गुजर गए। फिर एक दिन रात को तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास वो फिर खाना वाना खा के अपना स्मोक करने बाहर बैल्कनी में गया। उसी स्विंग पे, उसी जगह पे वही बच्चा फिर से दिखा। अब भी बच्चा उसी को घूर रहा है, रात के इस वक्त झूले पे। अब वो थोड़ा सा हुआ है, अरे कौन हो तुम, यहां क्यों बैठे हो? उसने बात करने की कोशिश करी और बच्चे ने कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ बिना ब्लिंक किए उसको देखे चले जा रहा था। थोड़ा सा अजीब सा उसको लगा आज मैं इसको पकड़ के रहूंगा। भागा नीचे फटाफट, फौरन पार्क में भागा, बच्चा गायब। स्विंग के पास पहुंचा। स्विंग पे मिट्टी की परत ऐसे जमी हुई थी जैसे जमाने पे इसमें कोई बैठा ही नहीं है, क्योंकि अगर मिट्टी की परत हो और आप उस पर बैठे तो निशान तो पड़ेंगे, या कोई मिट्टी की परत साफ करेगा उसके निशान पड़ेंगे। मिट्टी की परत ऐसे जमी हुई थी जैसे जमाने से इस पे कोई नहीं बैठा। पर ऐसा कैसे मुमकिन है? उसने पहले भी देखा था, आज भी देखा, एक बच्चा, वही बच्चा सेम कपड़ों में, थोड़ा अजीब सा
दिख रहा था, थोड़ी आंखों में बड़ी अजीब सी एक ये कहते हैं ना कि वो आपको देख रहा है और उसकी वाइब अच्छी नहीं आ रही है आंखों से देख के, उसको थोड़ा वियर्ड लग रहा है, वो वाला था। बट बच्चा है और ना झूल रहा है ना कुछ कर रहा है, बस बैठे हुए घूर रहा है। तब उसने थोड़ा सा पता करना शुरू किया, दूसरे गार्ड से बात करी कि यार यहाँ बच्चा। तो गार्ड थोड़ा सा घबराया, सर बच्चा? हाँ कई बार मैं उसको देख चुका हूँ सर, मेरी मानना अगर आपको आपके दिखे ना, आप कमरे में चले जाना। आपने क्या बकवास कर रहे हो यार, बताओ तो है कौन बच्चा? हमको नहीं पता था, कह के चला गया। वो थोड़ा और क्यूरियस हो गया। अब आप जब ऐसी चीजें सुनोगे आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी। बिल्कुल। अब उसने और जगह में पता करना शुरू किया, कुछ बातें उसको पता लगी, कुछ कहने लगे नहीं वो बच्चा दिखता है, वो बंगले की कीमत इसीलिए कम है क्योंकि वहां से वो बच्चा दिखता है। कोई कहता है कि जो बच्चा वो वहां उस बंगले में रहा करता था इसलिए सिर्फ बंगले वाले को दिखता है, ऐसी बातें। एंड उसको फर्क नहीं पड़ा, वो बिलीव नहीं करता उन पर। फिर वो 2-3 दिन गुजरे, अपने घर में आराम से बैठा है, उसके दिमाग से शायद ये बातें निकल गई। डाइनिंग टेबल पे बैठ के कुछ खा रहा था, खाते खाते फिर उस बच्चे में नजर पड़ी। इस बार वो बच्चा झूल भी रहा था और उसको देख के एक अजीब सी स्माइल दे रहा था। इस बार बहुत ही वियर्ड लगा उसको, यार ये क्या मतलब है। वो उसने सोच लिया कि आज तो मैं इसको पकड़ के रहूंगा, कुछ भी हो जाए। जैसे ही वो टेबल से उठा, टिंग टंग घंटी बजी, भागा उसकी तरफ। उसने पीप होल से देखने की कोशिश करी, वही बच्चा बाहर खड़ा है। वो बच्चा बाहर कैसे हो सकता है? अभी कुछ सेकंड पहले वो झूले बैठा हुआ था, भाग के फिर उधर गया, वहां से बच्चा गायब। फिर भाग के दरवाजे की तरफ आया, पीपल लोग, बच्चा वहां से भी गायब। ये क्या मतलब है? फिर बालकनी की तरफ देखा, फिर बच्चा बैठा हुआ है यहां पर, फिर से मुस्कुरा रहा है कि आज मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, आज नहीं छोड़ूंगा। वो सारी चीजें फेंक के भागा नीचे और उसने देखा कि बच्चा जो है स्विंग से उतर चुका है, आगे पार्क से राइट ले रहा है। जब वो राइट लेते हैं ऐसे फेड हो जाते हैं, कि आपने देखा कि राइट लिया बट वो निकल गया। उसके पीछे भागा कि आज नहीं छोड़ूंगा इसको। जैसे उसके पीछे 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 भागते उसने राइट लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, ही रियलाइज्ड कि वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहां उसके सामने एक अबैंडन सी बिल्डिंग है, 2 फ्लोर की, 3 फ्लोर की, 3 फ्लोर की। और एक पेड़ की टहनी चढ़ते 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 3rd फ्लोर की खिड़की तक जा रही है। वो पेड़ सूख गया है, सिर्फ स्टेम, वो तना बचा हुआ है उसका, वो ब्रांचेस है, सूख चुका है बिल्कुल। अब वो बच्चे को ढूंढने लगा। पहले बच्चे को ढूंढा उसने, थोड़ा से उसको बिल्डिंग को देख के थोड़ा सा डर भी लगा। देखा तो जो टाइम है वो भी शाम की तरफ बढ़ गया था। पर फिर से अचानक से ऊपर से आवाज आई बच्चे के हंसने की। उसने ऊपर देखा तो खिड़की से वो बच्चा एकदम से भागता हुआ नजर आया। अरे मैं नहीं छोड़ूंगा आज, तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो ना। उसने घर में घुसने की कोशिश करी, घर का दरवाजा अंदर से बंद है। इट्स एन अबैंडन्ड हाउस। उसको देख के लग रहा है कि कोई उसके आसपास नहीं भटका होगा बहुत सालों तक। ग्रास बहुत ऊपर तक आ गई है, एल्गी उसके दीवारों पे खिड़की पास लग रही है, पर दरवाजा अंदर से बंद है। अब क्या करें? फिर उसने देखा कि ये जो पेड़ है इसकी टहनी 3rd फ्लोर की खिड़की तक जा रही है और वहीं से बच्चा दिखा था। मैं वहीं जाऊंगा। ऊपर चढ़ा, किसी तरह चढ़ा, ऊपर पेड़ पे चढ़ा, टहनी पे बैठ के अंदर देखने की कोशिश करने लगा। उसको दिखा कि एक बड़ा सा बेडरूम है ये, इसमें एक बड़ा सा बेड रखा हुआ है, पर बेड के बीच में एक धब्बा सा है। तो वो थोड़ा और पास गया, उसने ऐसे करके देखने की कोशिश करी, देखा खिड़की जो है बंद है अंदर से। बच्चा बंद कर गया होगा। खोलने की कोशिश करी, नहीं खुली। उसने जो है टहनी का एक वो तोड़ करके शीशा फोड़ दिया। शीशा फूट गया। वो देखने की कोशिश करने लगी बेड पे है क्या। थोड़ा ध्यान से जब देखा, अंदर जाके जब उसने देखा, थोड़ा सा घबरा भी रहा था, हाथ पैर भी थोड़े से वो कर रहे थे। बेड पे ऐसा लग रहा है जैसे ब्लड है, सूख चुका है बिल्कुल। बहुत साल, बहुत टाइम वक्त बाद जब वो ब्लड सूख जाता है तो उसके सिर्फ एजेस जो होते हैं ना, वो ही बता सकते हैं कि ये ब्लड है, क्योंकि वो हल्के से रेड रह जाते हैं, हल्का सा वो एक टिंट होता है, बाकी तो सारा ब्लैक सा पड़ जाता है। उसको ऐसा लगा शायद ये ब्लड है, बट इतना सारा ब्लड
कि पूरे बेड पे फैला हुआ है। किस चीज का ब्लड है? इंसान का है, जानवर का है, कुछ नहीं पता। अचानक से फिर से घर में कुछ खटर पटर की आवाज आती है और हंसने की आवाज आती है। वो नीचे भागता है कि आज मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही नीचे जाता है, कोई भी नहीं, बड़ा सा हॉल है। इधर एक बुक शेल्फ रखा हुआ है, इधर 2-3 सोफे रखे हुए हैं जो एक वाइट कपड़े से कवर्ड हैं, धूल में अटे पड़े हैं, बहुत सारे, उसके ऊपर धूल हो रही है। और इधर दरवाजा अंदर से बंद है। बड़े से हॉल में ये सब रखा हुआ है। बच्चा कहीं नहीं है, कोई कमरा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बच्चा नहीं। अब वो परेशान हो जाता है कि क्या करे, कहाँ जाए, कैसे वो करे, समझ में नहीं आता। वो फैसला करता है कि यहां से निकलना ही बेटर है। ऊपर भागता है, खिड़की से बाहर पेड़ पे चढ़ता है। जैसे ही पेड़ पे चढ़ता है, देखता बच्चा नीचे खड़ा हुआ है। उसको देख के एकदम से वो स्टार्टल होता है और ठम करके नीचे गिर जाता है। बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और उस वक्त बेहोश भी हो जाता है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि वो कुछ लोगों के आसपास खड़ा है वहीं, बट कुछ लोग उसके आसपास खड़े हैं। जब ये सब हो रहा था तो शायद किसी ने कहीं से आवाज सुनी, कुछ इसकी चिल्लाया। जब ये नीचे गिरा तो किसी ने आवाज सुनी होगी और लोग भागते हुए आए। तो कुछ बड़े लोग, कुछ गार्ड और ये सब आए कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ही हो क्या जो इस घर में घुसने की कोशिश कर रहे हो? बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है। कह रहे नहीं, मुझे तो एक बच्चा रोज दिखता है, वो मुझे परेशान कर रहा है, कभी मेरे घर की घंटी बजाता है, कभी मुझे वहाँ बैठा हुआ दिखता है, मुझे उसको पकड़ना था इसलिए मैं यहाँ आया था। दिखता है उसके कमर में थोड़ी सी चोट आई है, तो वो उठने की कोशिश करता है। तो उसको कहते नहीं नहीं, तुम शायद चोर हो यहाँ के, तुम ही करने की कोशिश कर रहे हो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। पुलिस आ जाती है। तो उस पुलिस को समझाता है कि बॉस मैं नहीं हूँ, मैं इस घर में जाके कोशिश कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर वाले कमरे पे मुझे दाग भी दिखाया उसमें, चलो आप। तो वो जब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली अंदर से बंद है। तो पुलिस वाले कहते हैं तोड़ो उसको। उन्होंने तोड़ा, तोड़ के अंदर घुसे, ऊपर की साइड गए, ऊपर के कमरे में गए, देखा। पुलिस ने चेक करने की कोशिश करी, पुलिस को भी लगा कि वो खून है। अब क्यूरियोसिटी पुलिस की भी ज्यादा बढ़ गई है कि क्या यहाँ पर कुछ क्राइम हुआ है। तो अब तलाश थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है, क्या है, कौन है, किस लिए है। ये तलाश चली रही होती है, किसी को कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम बेवकूफ बना रहे हो हमारा, उस खून का तो हम जांच कर लेंगे उस खून की तो हम जांच कर लेंगे, लेकिन तुमने खिड़की तोड़ी है, तुम इस घर में घुसने की कोशिश करी है, और तुम पहले हमारे साथ थाना चलो, पहले तुम बताओगे। कह रहा है नहीं नहीं, आप मेरी बात समझो। ये सब चल ही रहा था कि अचानक उनको अजीब सी स्मेल आनी शुरू होती है, सबको रॉटन स्मेल, बहुत बुरी, पता नहीं कहाँ से आ रही है। बहुत सब चेक कर रहे हैं कि भाई कहाँ से स्मेल आ रही है। पूरा हॉल है यार, सारा हॉल खाली पड़ा है, कहाँ से स्मेल आ रही है। कि ये बंदा जो है सूंघते कोशिश करता है कहाँ से, कि बुक शेल्फ जो है यहां से आ रही है। बुक शेल्फ को हिलाने की कोशिश करते हैं, वो करते हैं तो बुक शेल्फ हल्का सा खिसकता है। 3 लोग पकड़ के बुक शेल्फ को हटाते हैं तो देखते हैं पीछे एक रास्ता है नीचे जाने का। और जब नीचे जाते हैं तो सबकी हवाइयां उड़ जाती हैं, होश उड़ जाते हैं। नीचे 4 लोग बंधे पड़े हैं जिनकी कंकाल बन चुके हैं। उसमें से 2 बच्चे हैं। अब वो उनको देखकर सब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। सब अपने मुंह पे रख के और सब वो कर रहे हैं कि ये इतने सालों से यहां पर चल रहा था, किसी को पता ही नहीं। अब वो खून देख के लग रहा है कि शायद उनको वहां मारा गया था या टॉर्चर किया गया था या खून निकाला गया था और यहां मरे हैं। अब उन 4 कंकालों को वो पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं, सारा वो हो जाता है। उसको लगता है कि शायद अब बच्चा दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको लगता है शायद वो बच्चा वो था जिसका कंकाल वहां मिला है। अब उसके मन में बहुत सारे ख्याल रहते हैं कि यार क्या बच्चा मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, क्या बच्चा मुझे इन कंकालों की तरफ लाने की कोशिश कर रहा था, पर क्यों, किस लिए, मुझे क्यों लेके आएगा वो। तो उसके जहन में ख्याल आता है कि क्यों ना इन कंकालों का अंतिम संस्कार किया जाए। और वो अपनी जिम्मेदारी पे पोस्टमार्टम और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके 4 कंकालों को लेता है और उनका बाकायदा दाह संस्कार करता है।
दाह संस्कार करने के बाद जब वो अपने घर में खड़ा होता है बैल्कनी में, फिर से वो बच्चा नजर आता है, बट इस वक्त उसके चेहरे पे एक सुकून है, एक वाइटनेस है, जो पहले एक अजीब सी वहशत थी वो नहीं है। उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है, ऐसे करता है और चला जाता है। तो शायद उसको मुक्ति नहीं मिली थी, शायद उनको मुक्ति चाहिए थी, वो एक जरिया था, क्योंकि उस बंगले में कोई आता नहीं था, उस इलाके में कोई नहीं आता था, तो मे बी ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो वहाँ पे आया और उसकी तरह से वो हुआ। पर ये सब कमाल है ना, ये स्पिरिट्स का भी अलग एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, कम्युनिकेट बात करने, करने का। बिल्कुल। वो पता नहीं उनके साथ वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ऑब्वियसली एक एवरीबडी डिजर्व्स अ प्रॉपर फ्यूनरल, प्रॉपर क्रिमेशन, व्हाटएवर इट इज। तो शायद वो उसके हिस्से में लिखा हुआ था किसी का करना, और ऑब्वियसली ऐसा इंसिडेंट जो है वो किसी की भी लाइफ चेंज कर देता है, आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को देखने का बदल जाता है। तो ये वही है। अब हो सकता है कि वो बच्चा वही हो सकता है कोई और हो, लेकिन उस बहाने एटलीस्ट 4 जो लोग जिनकी अनटाइमली या अनफॉर्चुनेट तरीके से डेथ हुई थी, उनको एक प्रॉपर क्रिमेशन मिल गया। करेक्ट। तो ये हर चीज पैरानॉर्मल की बहुत ज्यादा डरावनी हो ये भी जरूरी नहीं है। तो मैं साइकिक से मिला था, उनका काम ही यही है कि वो स्पिरिट से बात कर सकती हैं। अच्छा, ओके। तो उन्होंने मुझे कहा कि देख, पहले तो आप अपना नजरिया बदलो स्पिरिट्स को देखने का। उनको नहीं पता कि वो मर चुके हैं, उनको नहीं पता, उनके लिए वो एक ऐसी दुनिया में कैद हैं जो उनकी नहीं है। हाँ, वो उस दुनिया से निकलना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा सफर तो वो कर रहे हैं। तो जैसे आपने ये कहानी भी बताई, यही इसका हाँ मीनिंग है। एब्सोल्युटली। वो सफर कर रहा था बच्चा, शायद उसको प्रॉपर एक जिसे गुड बाय कहते हैं, या आप क्रिमेशन के फॉर्म में दें या फ्यूनरल के फॉर्म में दें, प्रॉपर गुड बाय उसको चाहिए था। और वो शायद एक ऐसी डायमेंशन में कैद था, एक दुनिया कहिए या उसको एक पैरेलल डायमेंशन कहिए, बिकॉज हम में से किसी को नहीं पता, और पता लगेगा भी नहीं कि डेथ के बाद क्या होता है, क्या डायमेंशन है, कोई एक पैरेलल यूनिवर्स है, किस तरह की कोई रेल्म है, क्या है, कुछ नहीं पता। सो दिस विल ऑलवेज रिमेन मिस्ट्री, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। हॉरर जो है ना वो ब्यूटीफुल इसीलिए है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हैं अभी भी, और इतनी सारी मिस्ट्रीज अभी भी हैं कि आप अगर उसको अनरावल करना चाहें तो भी आप सारा नहीं कर सकते, और जितना आप करते जाएंगे उतना वो और उलझता जाएगा और आपको और मजा आता रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है ये, और इसीलिए इसी चंगुल में हम फंस चुके हैं, और उस फंसने में मजा है। थैंक यू सो मच अहमद, मुझे बहुत मजा आया, एंड आई थिंक ये मुझे ऐसे अधूरी फीलिंग है कि अभी बहुत सारे किस्से कहानियां बाकी हैं जो हमें करने हैं। फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे, आप कमेंट्स में बताना अगर फिर से कितनी जल्दी आपको पार्ट 2 चाहिए इसका, तो आप बताना। और अहमद को आप प्लीज उन्हें फॉलो करो सोशल मीडिया पे। अहमद, आप प्लीज अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स बताओ। मेरा हैंडल है अहमद फराज 1111, अहमद विद एन AD नॉट ED। यूजुअली लोग ED करते हैं, तो उसको मैं ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, अहमद फराज 1111। आप मुझे प्लीज फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। हाँ। और यूट्यूब बहुत जल्दी आने वाला है, अभी आया नहीं है। आई थिंक शायद इसी से शुरुआत हो जाए। बिल्कुल, डेफिनेटली होनी ही पड़ेगी। हाँ, तो ऐसे किस्से और भी हैं, ऐसी कहानियां बहुत हैं जो हम मिलकर एक्सप्लोर करते रहेंगे दिव्य। और पुरानी दिल्ली की वॉक की बात रही, कुछ प्लान करते हैं लोगों के लिए। डेफिनेटली ठीक है। कमेंट्स में जरूर लिख देना अगर आप पुरानी दिल्ली से हो या दिल्ली के आसपास से हो और आपको उस पुरानी दिल्ली की गोस्ट वॉक पे जाना है तो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।